वेलकम टू बेसिक शाला। आज हमारा डिस्कशन होगा बीटीसी यानी डीएलएड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो कि सेमेस्टर 4th में लगा हुआ है और जिसका टाइटल है शांति, शिक्षा और सतत विकास। वैसे तो अगर आप देखेंगे पीडीएफ इसके सिलेबस का तो बहुत इजी सी चीज़ें, बहुत कॉमन सी जो हम आम तौर पे पढ़ते ही आ रहे हैं अपने यूजी लेवल से। बट जब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कि एग्जाम में इन पॉइंट्स को कैसे लिखा जाए कि पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिल सकें, तब थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि कहाँ से और कैसे पढ़ा जाए। आप अगर अलग अलग पब्लिकेशंस भी उठाकर देख लें, जैसे सूर्या है और विद्या है, हम जब बीटीसी में थे तब हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आया करती थी कि जैसे साइकोलॉजी है उस पर बहुत सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो जाया करता था। बट ये शांति, शिक्षा जैसे पेपर जिन्हें ना तो हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्कोरिंग बढ़ाते हैं और टॉपिक बहुत इजी से हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं को टॉपिक बाय टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 1 से 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर दें, जिससे कि आप एक बार वीडियो देखकर अपने पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है शांति शिक्षा की अवधारणा। जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आपके एमसीक्यू में नहीं देगा, लेकिन 1 नंबर में और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा ही। तो आप इसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप एक अच्छी सी डेफिनेशन भी अपने साथ याद करके लेके जाएं, जिससे कि आपके पूरे मार्क्स यहाँ पर सिक्योर हो सके। तो चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन शांति शिक्षा के बारे में। ये कहा है ई हैरिस और जॉन साइनॉट ने कहा है कि शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा समानता और अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंसान है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो हमारे बीच, कोई डिस्प्यूट ना हो। एक फैमिली में भी आप देख लीजिए, बहन भाइयों के बीच या फिर मम्मी पापा के बीच कितने डिस्प्यूट दिन भर में 5-6 बार तो हो ही जाते हैं। बट उसके बाद एक धीरे धीरे माहौल गर्म होता है, उसके बाद एक पॉज चलता है, कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन उसके बाद फिर चीजें रिजॉल्व होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फैमिली में ही रहना है, हमें साथ ही रहना है। तो फिर कोशिश की जाती है कि जो पीस है उस लेवल पर पहुंचा जाए। कभी कभी जब बातें छोटी होती हैं तो पीस जल्दी से एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन कभी कभी फिर अगर बहन भाइयों में लड़ाई हुई है तो आप देखते होंगे कि ये लड़ाई इस लेवल तक पहुंच जाती है कि मम्मी पापा को बीच में आके वो शांति उनके बीच एस्टैब्लिश करवानी पड़ती है। उनके बीच जो डिस्प्यूट्स हुए थे उसको सुलझाना पड़ता है किसी दूसरे को आकर। तो आगे हम इसी सब चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे कैसे जो शांति है वो एस्टैब्लिश की जा सकती है, कैसे जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आप यही समझ लीजिए इस डेफिनेशन से कि वो सारे एफर्ट्स जो शांति एस्टैब्लिश करने के लिए किए जाते हैं। अच्छा, शांति है क्या? शांति एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक तो होता है कि बाहरी शांति, की हमारे आसपास कोई फिजिकल नॉइज ना हो, ये ट्रैफिक की आवाजें, कुत्ता भौंक रहा है, म्यूजिक चल रहा है, डीजे चल रहा है, इसको जब पॉज कर दिया जाता है या साइलेंट करने की कोशिश की जाती है, वो होता है एक फिजिकल साइलेंस, कि हमारे आसपास तो शांति हो गई, लेकिन हमारे अंदर हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, हमारे माइंड में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं कि करूं ना करूं, अंदर से परेशान है, बाहर पूरा पीस है लेकिन अंदर से बहुत परेशान है, जो कि अमूमन आजकल ये हम देख रहे हैं कि जो हमारे अंदर वाली शांति है जिसे हम इनर पीस कहते हैं, फिर हम योगा, प्राणायाम, ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं उस शांति को एस्टैब्लिश करने के लिए। धीरे धीरे हम बात करेंगे इस सब पर। चलिए, तो सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि हमें ये डेफिनेशन कोशिश करनी है कि हम इसको लिखाएं। और शांति अहिंसक उपाय होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सामने से कोई बंदूक हम पे तान के खड़ा हो गया तो हमने तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी। अब कहने को तो फिजिकल बैरियर जो था, एक फिजिकल नॉइज जो था हमारे सामने की बंदूक लेके एक इंसान खड़ा था, उसको हमने खत्म कर दिया और शांति एस्टैब्लिश कर दी। नहीं, दिस इज नॉट पीस एजुकेशन। हमें उसको समझाना है, हमें उसको तलवार से नहीं काटना है। ऐसे पीस एस्टैब्लिश करके उसको पीस तो नहीं कहा जा सकता ना। तो इन सारी चीजों पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब जरूरत हम देख लेते हैं कि शांति शिक्षा की एट प्रेजेंट क्या जरूरत है। देखिए, कहने को तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ ही है हमारा जो शांति के लिए काम करता रहता है बहुत ज्यादा।
और दुनिया के ज्यादातर देश भी अगर हम उनकी बात करें तो अपने अपने में बिजी हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई ये अंग्रेजों वाला जो कॉलोनियलिज्म था पूरा और इंपीरियलिज्म की उनकी नीतियां थी, ये सब खत्म हो गया है और सारे देश लगभग लगभग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं और अपने अपने में बिजी हैं। बट हम आए दिन ये भी देखते रहते हैं कि जैसे अलक्सा मस्जिद वाला डिस्प्यूट हुआ और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया वॉर कितने लंबे टाइम तक चला। हम आज के युग में जहां यूएनओ में खड़े होके हम सारे लोग स्पीचेस देते हैं कि हाँ जी हम शांति एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम पूरा बेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन और भाईचारा, ये सारी चीजें हम डेफिनेशन में और स्पीचेस में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दुनिया को देखने से लग नहीं रहा है कि शांति एस्टैब्लिश हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जहां देश में बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, वहीं अगर वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करें तो शांति दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हमारा चेंज का मीडियम है, जो हमारा पहला चेंज का मीडियम है जिसको हम स्कूल कहते हैं, शुरुआत वहां से की जाए कि अगर आप बचपन से बच्चे के अंदर ये वैल्यूज डाल देंगे कि शांति से बढ़कर कोई चीज नहीं है, शांति एक इतनी महंगी चीज है कि दुनिया की कोई कीमत इसको नहीं खरीद सकती। अगर आप छोटे से बच्चे के जहन में ये बात फिट कर देंगे तो हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं जब वो अपनी दुनिया बनाएंगी तो वो हमारी दुनिया से थोड़ी सी बेहतर होगी। तो सबसे पहली जरूरत तो यही है कि बढ़ती असहिष्णुता से बचाव के लिए हम आजकल देखते रहते हैं, चाहे अपने देश में देखें चाहे हम वर्ल्ड लेवल पर देख लें, कि भाई हम सुनते रहते हैं आए दिन की मंदिर में इसकी एंट्री बैन हो गई, और चर्च में अभी पीछे मैं पढ़ रही थी मध्य प्रदेश में किसी ने नोटिस लगा दिया चर्च पे कि क्रिसमस डे पर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी। फिर उधर से किसी मस्जिद का भी सीन आ जाता है। मतलब कोई कम नहीं है, अगर एक केस आ रहा है तो दूसरा फिर एक नई बात सामने लेकर आता है, धर्म के नाम पे ले लीजिए या फिर जाति के नाम पे ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे देश में हमें देखने को मिलते रहते हैं। और देश की अगर बात छोड़ें तो बाहर भी हम ये देखते रहते हैं कि किसी ने साड़ी पहनी हुई थी तो उसको रेस्टोरेंट में नहीं एंट्री दी, किसी ने हिजाब पहना हुआ था तो उसको बेइज्जत कर दिया मेट्रो ट्रेन में। और बड़े जो सभ्य लोग कहलाते हैं, जो सिविलाइज सोसाइटी और कंट्रीज कहलाती हैं यूएसए और यूके जैसी, वहां आए दिन ये देखने को मिलता रहता है कि शांति नहीं है, बल्कि कुछ लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि जो शांति है भी, जितनी है भी, उसको भंग किया जाए। तो ऐसे में ये जो इनटॉलरेंस बढ़ रही है देश में या फिर दुनिया में, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या हमारे जेंडर के नाम पे ये जो सहिष्णुता बढ़ रही है, इससे बचाव के लिए जरूरी है कि छोटे से छोटे बच्चे के मन में हम शांति शिक्षा के थ्रू ये बात फिट कर दें कि जो पीस है, अल्टीमेट गोल इस पढ़ाई लिखाई का वही है कि हमें आराम से सबको साथ में मिलजुल कर रहना है। अब आगे हम देख लेते हैं प्रयोजनवादी संस्कृति से उत्पन्न समस्याओं के हल हेतु। अगर आपने प्रारंभिक समाज और शिक्षा में पढ़ा होगा ये तीनों विचारधाराएं, जो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लेक्चर लेकर आए। आदर्शवाद है और हमारा प्रकृतिवाद है, हमारा प्रयोजनवाद है। तो प्रयोजनवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो ये कहती है कि भगवान कुछ नहीं है, मतलब आपको जितना आराम से रहना है ना, आप इसी दुनिया में रह लीजिए। वो परलोक कुछ नहीं होता है कि आप परलोक के चक्कर में अपना ये वाला लोक भी खराब कर ले। एटलीस्ट ये जो जन्म मिला है हमें, इसमें तो आप आराम से रहो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इस चक्कर में कि हमें परलोक में देखना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो इस दुनिया में सफर करते रहते हैं। वो कहता है नहीं, जो हमारे सामने है आप उसे सच मानो और अपना इस जिंदगी में आराम से एटलीस्ट जियो। अब ये जो प्रयोजनवादी संस्कृति है उसने लोगों में इस एटीट्यूड को बढ़ावा दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा जो पैसा है वो हमारे पास हो, सारी जो दुनिया की रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कलेक्ट हो जाएं। चाहे हम इंसान के लेवल पे बात करें या देश के लेवल पे बात करें, सारे देश भी यही कोशिश करते हैं कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा कब्जा हो जाए। जब हम एनवायरमेंट पे कुछ सबमिट करने जाते हैं तो दूसरों पर उंगली बड़ी जल्दी उठा देते हैं कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो ये वाला देश सबसे ज्यादा कर रहा है। और लेकिन जब हम खुद की बात करते हैं, जैसे कि ये देखा गया है डेवलपिंग कंट्रीज, वो दूसरों पर क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। अपना पूरा डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया है, लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आती है तो वो कह देती हैं भाई अब थोड़ा कम करो, कार्बन बहुत उत्सर्जन हो रहा है और ये सब हार्मफुल है, और ओजोन और ये सब, उस पर स्पीचेस देते हैं। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो
वो कोशिश करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट तो हो गया है जितना होना था और हम इसको करते रहें, खुद पर वो कभी कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जो प्रयोजनवादी संस्कृति है, इससे तनाव बढ़ा है। यानी कि जब सारे रिसोर्सेज और सारे पैसे पर हम कब्जा करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे स्ट्रेस तो होगी, लोगों के बीच में भी, प्रदेशों के बीच में भी। प्रदेशों के बीच में भी ये डिस्प्यूट हम अपने ही देश में देखते रहते हैं कि नदी के पानी पर डिस्प्यूट हो जाता है। एक प्रदेश कहता है कि ये नदी मेरी है, दूसरा प्रदेश कहता है कि ये पानी मेरा है। पाकिस्तान इंडिया के बीच भी ये इंडस जो रिवर है उस पर बहुत डिस्प्यूट चला था कि हम पानी रोक देंगे और ये वो। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, आप देख रहे हैं कि प्रदेश लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, और इंसान तो फिर कहाँ ही पीछे हैं भाई। तो ये जो सारी स्ट्रेस वाली चीजें हैं, बढ़ाने वाली चीजें हैं, इनको रोकने के लिए जरूरी है कि बच्चों को स्कूल लेवल से ही हम बताएं कि पीस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, और इसको ही हमें अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो रखना है। तो जी इसकी नीड यानी कि आवश्यकता तो हमने क्लियर कर ली। इसको हम 2-3 पॉइंट्स में बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और प्रयोजनवादी संस्कृति से जो तनाव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए शांति शिक्षा की वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ पीडीएफ में, शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, शांति कौशल और शांति अभिवृत्तियां। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मूल्यों की बात यहाँ पर हुई है तो मूल्य आपसे अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो उसमें आप सबसे पहले इसकी इटिमोलॉजी दे दीजिएगा, यानी कि ये वर्ड आया कहाँ से है। तो वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया है जो कि बताता है किसी भी चीज की प्राइस को या फिर उसकी यूटिलिटी को, जिसकी यूटिलिटी जिस भी, जैसे वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं कि भाई हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर हैं, किसी के लिए इकोनॉमिक वैल्यूज ज्यादा ऊपर होती हैं। तो ये वैल्यूज अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग टाइप से अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन भी एक देख लेंगे, अगर हम इससे 1 लाइनर में पूछा जा रहा है या 2 लाइनर में पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन देना तो जरूरी हो जाता है। इसमें है कि मूल्य, आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के वे मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ वो जीते हैं और जिन्हें कायम रखते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको एज इट इज जो कहा गया है वो लिखना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ घटा या बढ़ा तो सकते नहीं हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, यानी हमारी इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो शांति शिक्षा में आज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जब बात शांति शिक्षा की होती है तो चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या फिर हमारे देश के लेवल पे हो, हमारी अपनी संस्कृति के कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हम करिकुलम में और सिलेबस में इंक्लूड करते ही करते हैं और जिनके बिना शांति शिक्षा की बात बिल्कुल अधूरी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे वो वैल्यूज कौन सी हैं जो पहले से चली आ रही हैं, पहले दिन से चली आ रही हैं। तो सबसे पहला तो जी यही है, अगर हम वैदिक टेक्स्ट पर जाएं तो वहां वैदिक से भी पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बात करें तो वहां भी आप देखते हैं कि जो सिस्टम था वो पितृसत्तात्मक नहीं था, वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि नारियों की इंपॉर्टेंस थी। वहां हम बहुत ही क्लियर ये चीज देख लेते हैं, यानी कितने साल हो गए उसको, लगभग 5000 पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। वहां से जो आज हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं जेंडर इश्यूज के नाम पर कि लड़कियों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, रेप केसेस और ईव टीजिंग, ये सारी चीजें, लेकिन वहां देखिए कि हमारे तो जो स्टार्टिंग है हमारे कल्चर का वहीं से कितना एक डोमिनेंस है फीमेल का। तो वहां भी अगर हम पहुंच जाएं, उसके बाद हम अगर शुरू करें हमारा वैदिक टेक्स्ट या वैदिक लिटरेचर, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियरली लिखी गई हैं कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, अगर आप देखेंगे वो हमें वहीं से मिलता है। तो जो हमारा मूल्य है ये कि हम नारी की पूजा करते हैं, नारी को भगवान के समान मानते हैं, देवी के समान मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और आज वर्ल्ड लेवल पे या देश के लेवल पे ये चीजें फिर से निकल के आ रही हैं, जेंडर इश्यूज पे फिर से बात हो रही है कि जो विमेन हैं वो पिछड़ गई हैं और उनको हमें फ्रंट पे लेके आना है, चाहे वो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल हो जो अभी अभी पास हुआ, या फिर हमारी जो रिजर्वेशन है इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में फीमेल के लिए। ये सारी चीजें यही इंडिकेट करती हैं, जो हमारी पुरानी वो वैल्यू थी फीमेल को इंपॉर्टेंस देने वाली, उसी को रिवाइव करती हैं ये चीजें। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसी वैल्यू है जो हमारे हड़प्पा से चली आ रही है कि आज तक इसकी जो रेलेवेंस है वो कम नहीं हुई है, बल्कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और शांति शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं नारी पूजा, और आप वो कोट भी कर सकते हैं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, आप कोट कर सकते हैं बिल्कुल, उससे आंसर जो है वो बहुत इंप्रेसिव बन जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारा अतिथि देवो भव। ये भी हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन है कि
वसुधैव कुटुंबकम वाला जो कल्चर है उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी इंटॉलरेंस देखने मिलती है कि हम अपने देश में अब देखते हैं कि नहीं, तुम बाहरी लोग हो या तुम्हारा धर्म हमसे मैच नहीं करता तो तुम हमारे देश में नहीं आओगे। वो शरणार्थी वाला जो प्रॉब्लम है, हालांकि उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि जब हमारे देश में हम अपने देश के लोग जो अभी हैं एट प्रेजेंट उनका तो पेट भर लें, तभी तो आपको हम फिर बाहर से लाके आपको रोटी देंगे। तो ये भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो ये नहीं रहा है। हमने हमेशा सबका स्वागत किया है, भले हमने खुद एक रोटी कम खाई है लेकिन हमने किसी भूखे को हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो ये जो वैल्यू है वो शांति एस्टैब्लिश करने के लिए आज भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, अब वो जो वहां से निकले हुए लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन हेल्प करेगा? बीइंग अ ह्यूमन ये हमारा ही फर्ज है और शांति शिक्षा हमें यही सिखाती है। और शांति शिक्षा, आज की शांति शिक्षा तो सिखाती है, लेकिन ये वैल्यू हमारे वसुधैव कुटुंबकम से निकली है, अतिथि देवो भव से निकली है। तो इसकी रेलेवेंस भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। फिर है हमारा अहिंसा। अहिंसा हमारी देखिए बहुत पुरानी ये एक हमारी नीति रही है, बहुत पहले से अहिंसा की हम बात करते रहे हैं और हमारे यहाँ से तो धर्म ही ऐसे निकले हैं जो पूरा अहिंसा पे उनका पूरा का पूरा बेस रहा है। जैसे कि बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, इनके लिए तो अहिंसा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो कहते हैं कि कोई नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी हम उस पर अत्याचार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी प्राण है, उसमें भी भगवान है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये चीजें कही गई हैं। और फिर हम अगर आ जाएं कि गांधी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बुद्धिज्म जैनिज्म, हम हमेशा से अहिंसा की बात करते आए हैं, लेकिन भारत की जो पहचान है वो गांधी है। आज के सिनारियो में जो भारत की पहचान है वो गांधी है। भारत को गांधी का देश कहा जाता है और गांधी का जो मेन प्रिंसिपल था वो अहिंसा था। तो ये अहिंसा जो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई जब अलेक्सा वाला डिस्प्यूट होता है या रशिया यूक्रेन वॉर होता है तो यूएनओ में खड़े होकर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अहिंसा के बारे में, और फिर एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं गांधी जी के, भारत के। तो ये एक ऐसी वैल्यू है कि बात इसकी आज हो रही है, लेकिन हमारे देश में ये बहुत पहले से चली आ रही है और हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। तो जब शांति शिक्षा में हम भारतीय जीवन मूल्य की बात करेंगे तो अहिंसा एक ऐसा शब्द है जिसको हमें मेंशन करना ही करना है। चलिए अब आ जाते हैं आध्यात्म पे। देखिए आध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसको अब कई लोग कहेंगे कि इसको सबसे पहले पॉइंट पे हमें इंक्लूड करना चाहिए था कि आध्यात्म से अहिंसा जो है या फिर शांति जो है वो एस्टैब्लिश होती है, आध्यात्म उसके पीछे काम करता है। बट आध्यात्म मैंने सबसे बाद में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि ये भारतीय जीवन का ऐसा मूल्य है जो सबको एक्सेप्टेड है, सभी से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये पीस मिलती है। जब हम नमाज पढ़ रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो उससे हमें पीस मिल रही है। बट इसके बहुत सारे देखिए मीनिंग्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में डाला। हर इंसान के लिए स्पिरिचुअलिज्म का मीनिंग अलग होता है। वो प्रैक्टिकली भले वो पूजा तो कर रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन ऊपर उसके काले धंधे चल रहे हैं और वो ड्रग्स का सप्लायर है या बंदूकों का सप्लायर है, आर्म्स का सप्लायर है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे शांति तो एस्टैब्लिश नहीं हो रही ना। तो आध्यात्म केवल कई बार इंडिया में मुझे लगता है कि ये एक टूल रहा है ऊपर से अपने काली करतूतों पे पर्दा डालने के लिए। हालांकि आध्यात्म से पीस मिलती है लेकिन वो सब पे अप्लाई नहीं होती। देखिए अहिंसा ऐसी चीज है या नारी पूजा ऐसी चीज है, अतिथि देवो भव ऐसी चीज है जो हम कहीं भी अप्लाई करें, ये यूनिवर्सल है। अगर हम अहिंसा में बिलीव करते हैं तो वो अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आध्यात्म में बिलीव करना, हो सकता है कि कोई आध्यात्म को फॉलो कर रहा हो लेकिन उसको पीस नहीं मिल रही हो, उसको एक पब में जाके शराब पीने में पीस मिल रहा हो। तो आध्यात्म की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो जाती है। हो सकता है आध्यात्म से किसी को पीस ना भी मिले, तो हम इसको इंक्लूड तो करेंगे। आप अगर आपको अच्छा लगे तो इसको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट के रूप में भी लिख दीजिएगा, लेकिन मुझे जहां ठीक लगा मैंने इसको वहां पर फिक्स किया। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब है हमारा शांति कौशल। सीधे सीधे ये हमसे पूछा गया है कि शांति कौशल क्या है। कौशलों पर हम बात बहुत पहले कर चुके हैं शिक्षा के नवीन प्रयास में और शिक्षण सिद्धांत में कि कौशल क्या होते हैं। किसी भी चीज को कुशलता से करना, स्किलफुली करना, वो कौशल होते हैं। और जो हमारे शिक्षण के कौशल होते हैं उन पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे मतलब यही है कि शांति अगर हमें एस्टैब्लिश करनी है, अगर हम एजेंट हैं शांति के, पीस के, तो हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनके थ्रू हम शांति एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए
एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो कि हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, हम उसको ले लेते हैं। अगर हम एक टीचर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में शांति बनी रहे, जो बच्चे हैं वो आपस में झगड़ा ना करें, जो उद्दंडी बच्चे हैं वो एक दूसरे को ना मारें, परेशान ना करें, हमारे स्कूल में हमें पीस चाहिए, तो हमें हमारे अंदर एज अ टीचर हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि हम इस पीस जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकें अपनी क्लास में, अपने स्कूल में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला तो है इसमें चिंतन कौशल, यानी कि हमें सोचने की, समझने की, विचारने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो हम उसको फिल्टर कर सकें कि भाई कौन सही है कौन गलत है। वहां हम जाति धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन वहां पे करें हम, कि हमें सिंथेसिस करने की हमारे अंदर क्षमता हो, हमारे अंदर एनालिसिस करने की क्षमता हो। इसमें चिंतन के भी देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं। हालांकि अगर आपसे कौशल पूछता है 2 नंबर में तो आप ऊपर ऊपर से लिख सकते हैं कि चिंतन कौशल इसके लिए आवश्यक होता है। उसकी कैटेगरी में डिवाइड करने की आपको अगर बस पास होना है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में यही है कि हम लॉजिकली चिंतन करें, हम वहां पे बायस ना हो जब हम थिंकिंग कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव वर्ड। ये बहुत आप इस चीज से इंट्रोड्यूस ही होंगे, क्रिएटिव आपने साइकोलॉजी में पढ़ रखा होगा, 4th सेमेस्टर में आप आ ही गए हैं। तो नूतन समाधान, कोई भी चीज जब हम नई तरीके से करते हैं और कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, हम उसके सोल्यूशन पर बात करते हैं, तब हम कहा जाता है कि हमने क्रिएटिव थिंकिंग की है या कोई क्रिएटिव वर्क किया है। फिर आ जाता है हमारा प्रतिबिंबन। देखिए कोई डिस्प्यूट हुआ 2 बच्चों में, ठीक है, अब उसमें एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा टॉप करता है, और जाहिर सी बात है जो बच्चा हमेशा टॉप करेगा वो टीचर का थोड़ा सा उससे अटैचमेंट ज्यादा रहती है। लेकिन लड़ाई तो हुई है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो टॉपर है, हमेशा अच्छा बिहेव करता है, तो आप बस ये कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, अगर 2 बच्चों में तुम्हें लड़ाई हुई है तो गलती तो इसी की होगी, नकारा वाले की, जो हमेशा ही उत्पात मचाता है। नहीं, फिर ऐसे ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। आपको पूरी की पूरी, या तो अगर डिस्प्यूट बड़ा है आपको पूरी कमेटी बैठानी पड़ेगी, प्रिंसिपल को उसका हेड बनाना पड़ेगा, या अगर छोटा मोटा डिस्प्यूट है तब भी आप उस बच्चे की संतुष्टि के लिए ही सही, आसपास में जो क्लास में 10-12 बच्चे बैठे हैं उनसे इंक्वायरी तो करेंगे कि भाई क्या क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। जिस भी तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो समस्या से आपको अलग रहना है, आपको उसका पार्ट नहीं बनना है प्रॉब्लम का। आपको चीजों को फिल्टर करके बायस ना होते हुए उसको बिल्कुल ठीक से देखकर चीजों को रिजॉल्व करना है। तो ये जो सोचने की क्षमता है, कौशल है, वो आपके अंदर होना चाहिए। फिर आ जाते हैं द्वंदात्मक चिंतन। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू वाली सिचुएशन होती है कि भाई मैं अगर यहां जाऊंगा तब भी मेरा फायदा है, वहां जाऊंगा तब भी मेरा फायदा है। तो उस चीज में आप कहां जाएंगे, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके सामने, दोनों चीजें पॉजिटिव मिल रही हैं, जो कि कर्ट लेविन का एक सिद्धांत है कि आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको बैंक में भी जॉब मिल गया, आपको टीचिंग में भी जॉब मिल गया, तब जो आप सोचेंगे कि मैं कहाँ जाऊं, वो जो आपका चिंतन होगा वो होगा द्वंदात्मक चिंतन। या फिर कई बार हमेशा चीजें पॉजिटिव नहीं रहती, कई बार ऐसा है कि इधर हुआ और उधर खाई वाली सिचुएशन है, इधर जाऊंगा तब भी मारा जाऊंगा, उधर जाऊंगा तब भी मारा जाऊंगा, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको चूज करना है कि मैं कहां जाके मारा जाना पसंद करूंगा। वो भी एक जो चिंतन वाली प्रोसेस होगी उस सिचुएशन में, उसको भी कहा जाएगा द्वंदात्मक चिंतन। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे हमारे सामने ऐसा कौन सा कौशल आने वाला है जिससे हम पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है हमारा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे बस बात ये समझ लीजिए कि अगर हमें शांति एस्टैब्लिश करनी है तो उसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर हमें शांति बनानी है तो हमें शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करना है, क्योंकि कई बार शांति भंग ही इसीलिए हो जाती है कि आप अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाल देते हैं जो आपको नहीं निकालनी थी। आपके शब्द वो चीज होते हैं, जरूरी नहीं है कि डिस्प्यूट करने के लिए आपको गोलियां चलाने की जरूरत पड़े या तलवार चलाने की जरूरत पड़े, नहीं, आपके शब्द ही काफी होते हैं चोट करने के लिए, और फिर शब्दों से जो चोट लगती है उससे सबसे ज्यादा शांति भंग होती है। तो आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपको पता होना चाहिए कि शांति एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर शांति बनाए रखने के लिए आपको किन शब्दों का, किन सेंटेंसेस का कैसे यूज करना है।
ये कौशल आपके अंदर होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे वैयक्तिक कौशल, यानी कि बीइंग एन इंडिविजुअल हमारे अंदर कौन कौन सी वो स्किल होनी चाहिए। तो आपके अंदर देखिए, अगर आप हमेशा दूसरों का सहयोग करते हैं तो उस सिचुएशन में बिल्कुल ये जायज़ है कि बिल्कुल ज़रूरी है कि वहाँ पर फिर शांति बनी रहेगी अगर आप हमेशा कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों को। फिर अनुकूलनशीलता, देखिए अगर आप किसी नए माहौल में गए हैं, वहाँ के हिसाब से आप ढल जाइए, तो फिर ऐसा होगा कि वहाँ के जो दूसरे लोग हैं उनको समस्या नहीं होगी आपसे, और जो पीस है वो बनी रहेगी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, जैसे कि पूरा स्टाफ है, आप स्कूल में हैं और पूरा का पूरा स्टाफ है, अब आपको कोई काम दिया जाता है लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा यही रहता है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा जी, किसी और को दे दीजिए। तो फिर हो सकता है कि एक दो बार तो लोग आपका काम कर देंगे, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टाइम में ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर देंगी और फिर आपके स्कूल की जो पीस है वो भंग हो जाएगी स्टाफ की। इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए थोड़ी सी, अगर हमें पीस को बनाए रखना है। फिर आ जाता है सम्मान। बिल्कुल, अगर हम स्कूल के ही लेवल पे बात करेंगे, हम टीचर बनने जा रहे हैं, बीटीसी का एग्जाम है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने स्टाफ में हम सब लोगों को सम्मान दें, बच्चों को पूरा सम्मान दें। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमसे छोटे हैं तो हम उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या फिर उनको प्यार नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। छोटे बच्चों को हमें ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, बल्कि क्योंकि उससे क्या होता है, बचपन से ही उनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं जिससे कि फिर एक अच्छी सोसाइटी निकल कर हमारे सामने आती है। चलिए, फिर है हमारी शांति अभिवृत्तियां। साइकोलॉजी में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, डेफिनेशंस आपको याद होंगी कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं। एटीट्यूड किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये हम इस पे यहाँ पे डिटेल में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। चलिए, फिर भी अगर समस्या है तो आप ज़रूर से बता सकते हैं, हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शांति के द्वारा शांति अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। ये अभिवृत्तियां जिनको शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में वो एटीट्यूड्स डेवलप हों कि वो हमेशा शांति के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखे कि हाँ मुझे तो शांति बनाए रखनी है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो फिर उसको रिजॉल्व करके वापस से शांति एस्टैब्लिश करनी है, तो उसके अंदर कुछ एटीट्यूड्स हमें डेवलप करने होंगे। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हमें उसके अंदर सबके लिए डेवलप करने होंगे। उससे क्या होगा कि फिर वो शांति का एजेंट बन जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एज अ टीचर कि हम क्लास में ऐसी चीज़ें पढ़ाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे बच्चे के अंदर टॉलरेंस आए, सहनशीलता आए, यानी कि उसके अंदर दूसरे, अब स्कूल के लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल यही एग्जाम्पल लेंगे कि जो दूसरे जेंडर हैं, मान लीजिए बॉयज़ हैं, तो उनके अंदर गर्ल्स के लिए टॉलरेंस आए और गर्ल्स जो हैं उनके अंदर बॉयज़ के लिए टॉलरेंस आए। जो हिंदू बच्चे हैं स्कूल में, हमें एज अ टीचर कोशिश करनी है कि मुस्लिम, सिख या फिर जो दूसरे धर्मों के लोग वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए टॉलरेंस आए, यानी कि धर्म के नाम पे हमें यहाँ टॉलरेंस बढ़ानी होगी। ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियली हम ये काम कर रहे हैं, बहुत ही सहज रूप से हम ये काम कर सकते हैं। ऐसी उनको स्टोरीज पढ़ा सकते हैं, अपने देश का क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा सकते हैं जहाँ पे सब लोगों ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिससे कि बचपन से ही उनके मन में फिट हो जाए कि अच्छा, अगर देश को आगे लेके जाना है, अगर हम वापस से चाहते हैं कि कोई हमें आके अटैक ना करे, तो हमें कोशिश करनी होगी कि सबको मिलजुल के साथ में रहना है। उसके लिए टॉलरेंस चाहिए और बचपन से आपको ये एफर्ट करना है बच्चों के अंदर टॉलरेंस बढ़ाने का। ये हो जाएगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड शांति बनाने के लिए या एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर आ जाता है मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर। बिल्कुल, देखिए डेमोक्रेसी का मेन जो एलिमेंट है, जो बेस है, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है कि यहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी पूरे प्यार से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात करने की किसी को आज़ादी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, तब भी हम मिलजुल के ही शाम को जो हमारी शाम की चाय होगी, भले हमारे धर्म अलग हो या हमारी जाति अलग हो, लेकिन शाम की चाय हम साथ में ही बैठ के पियेंगे। ये हमारे देश का एसेंस हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी का एसेंस है। तो बचपन से हमें बच्चों को ये बात सिखानी है, जैसे कि हम उनसे डिबेट करवा सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। डिबेट से क्या होगा कि उनमें अपनी बात तो वो कहेंगे, लेकिन दूसरे बच्चे की बात को वो सीखेंगे, सुनेंगे और उसको सम्मान देना सीखेंगे। थॉट्स अलग हैं, लेकिन हम उसको पूरी तवज्जो यहाँ पर देना सिखाएंगे बच्चे में, जिससे कि वो आगे जाके शांति का एजेंट बन सके, दूसरों की बात भी समझ सके, उनके लिए आदर अपना प्रस्तुत कर सके। चलिए, फिर आ जाते हैं लिंग और जाति संवेदनशीलता। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी जाति के बच्चों के लिए और दूसरे जेंडर्स के लिए बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप हो जाए।
फिर आ जाते हैं पर्यावरणीय जागरूकता देखभाल। बिल्कुल, देखिए ये पर्यावरण ऐसा एक हॉट इशू है जिस पर अमूमन तनाव होता रहता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि समिट्स होते हैं, वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अभी हम पीछे बात कर रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज पर अपनी जो मर्जी है वो थोपती हैं कि आप इसको कम कीजिए, हमने तो पूरा डेवलपमेंट कर लिया है अब, लेकिन आप कम कीजिए क्योंकि ओजोन लेयर हमने तो पूरी बर्बाद कर ही दी है, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो ये वाली जो चीजें हैं वो हमें बच्चों को बचपन से सिखानी है कि उनसे ट्री प्लांटेशन करवाएं। और अगर एक बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें ख़राब कर रहा है एनवायरनमेंट में, जो पौधा है उसको उखाड़ रहा है या फिर प्लास्टिक फेंक रहा है पौधों में, तो हम सबको इक्वली समझाएं। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे तो प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम एज अ टीचर कभी कुछ कहना पसंद ही नहीं करते हैं, दूसरे बच्चे हैं उनसे हमेशा हम स्कूल की सफाई करवाते हैं। नहीं, अगर हमें स्कूल की सफाई भी करवानी है तो वहाँ भी हमें बायस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें स्कूल में होती हैं कि अगर टीचर को कोई बच्चा पसंद नहीं है ना, तो वो हमेशा उसको उसी कामों में लगाएगा कि चलो भाई ये तो आज यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो गई या फिर हमें ये सफाई करनी है तो इसको जाके तुम करो। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके बड़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। वही फिर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो माइंडसेट है जो हम बचपन से उनके मन में बिठा रहे हैं, ये आगे चल के बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो हमें बचपन से सब पे इक्वली ध्यान देना है और सबसे इक्वली अपने एनवायरनमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी करवानी है। चलिए, फिर आ जाता है हमारा, ये 4 पॉइंट हमने कर लिए हैं और ये काफी होंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब हम देख लेते हैं व्यक्तित्व और सामाजिक विकास। पर्सनालिटी पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, और मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आपने पूरा डिटेल में फ्राइड है अपना जो पर्सनालिटी के। और भी बहुत सारी ट्रेड थियोरीज हैं हमारी, ओलपोर्ट की है, क्रिचमर के वर्गीकरण हैं, जुंग के आप जो भी उसको प्रोनाउंस करना चाहें, उनके क्लासिफिकेशंस है पर्सनालिटी के। ये पूरा का पूरा आप डिटेल में फर्स्ट सेम में चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए व्यक्तित्व पर हम यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। व्यक्तित्व का विकास और निर्धारण कैसे होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव होता है, ये एक कॉमन टॉपिक है, आप बिल्कुल से इसे चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं उन टॉपिक्स को जिन पर कंटेंट मिलने की हमें एक्चुअल प्रॉब्लम रहती है। अब आ जाते हैं आदत, ये भी चाइल्ड साइकोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा चीज इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको दूसरी चीजों से हमें कनेक्ट करना है। आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। बिल्कुल, हम कोई भी काम अगर 1 महीने तक कर लें, अगर हम 1 महीने तक सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक चले जाएं, तो बिल्कुल ये एक हमें क्या होगा कि जो 1 महीने बाद हमारी आदत हो जाएगी कि बिना अलार्म के भी अगर हमने रात में अलार्म सेट नहीं किया है तो हमारी मॉर्निंग में आंख खुल जाएगी ऑटोमेटिकली और हमारा मन करने लगेगा कि हम घूमने जाएं, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत हो गई है। आदत इनबॉर्न नहीं होती है। देखिए, कोई छोटा सा बच्चा जब पैदा हुआ उसको किसी चीज की आदत नहीं होती है, वो दुनिया में जब आता है जिस दिन से, उस दिन से उसको आदतें लगना शुरू होती हैं कि भले वो खराब आदत हो, भले वो शराब पीने की आदत हो, स्मोक करने की आदत हो, या फिर मॉर्निंग वॉक की आदत हो, हेल्दी डाइट लेने की आदत हो। अच्छी बुरी जितनी भी आदतें होती हैं वो जन्म से हमारे साथ कभी नहीं होती हैं, बल्कि दुनिया में आने के बाद वो डेवलप होती हैं। और पहले आप इसको देखिए, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि पहले इंसान अपनी आदतों को बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती हैं। तो जैसी भी हम आदतें बनाएंगी, अच्छी या खराब, फिर वो हमें बनाती है, हमारी ज़िंदगी बनाती है। अगर हम अच्छी आदतें बना रहे हैं तो फिर वो हमारी लाइफ को एक बहुत खूबसूरत सा मोड़ दे देती हैं, लेकिन अगर हमने गलत आदतें बना ली हैं, पाल ली हैं, तो फिर वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। चलिए, तो ये तो आई थिंक कि क्लियर होगा। गैरेट की ये डेफिनेशन आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम स्वभाव। हमने आदत यहाँ पे बताया इसीलिए, हालांकि सबको पता होगा कि आदत क्या होती है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्वभाव हमने नहीं पढ़ा है। तो स्वभाव जन्मजात होता है। स्वभाव ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जन्म से हमारे अंदर होती हैं। जैसे अगर कोई इंसान गुस्सैल, हालांकि यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी जरूरी है कि कोई इंसान बहुत शांत था, बहुत प्यारा था, बहुत स्वीट था, लेकिन उसके लाइफ में ऐसा कुछ हो गया कि वो अचानक से बहुत अग्रेसिव हो गया, अचानक से बहुत गुस्सा करने लगा। वो शांत स्वभाव का जो था, जो उसका प्यार था, जो स्वीटनेस थी, वो खत्म हो गई। उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, या तो उसके देश में ही मान लीजिए कि किसी ने अटैक कर दिया, या ऐसा कुछ हो गया, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो गए कि उसका स्वभाव ही चेंज हो गया।
तो ये चेंज भी हो सकता है, बट ज्यादातर ये इनबॉर्न होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान की पहचान होती है कि अच्छा ये बच्चा तो मतलब बचपन से ही, हम कह सुनते हैं ना कि ये तो बचपन से ही बड़ा शांत स्वभाव का था और अभी तक ये शांत स्वभाव का ही है, ये तो बचपन से ही बड़ा शरारती था, उद्दंडी था और ये आज भी उतना ही उद्दंडी है। आपने ये कहते सुना होगा। तो ये स्वभाव जो होता है ये हमारा इनबॉर्न होता है और धीरे 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 ये हमारी पहचान बन जाता है। कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग के थ्रू इसको चेंज किया जाता है। जैसे कि बीटीसी में भी आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहते होंगे फर्स्ट सेम में कि हमारे अंदर तो पेशेंस नहीं है, हमारे स्वभाव में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में ये कोशिश की जाती है ट्रेनिंग के थ्रू कि वो जो आपका स्वभाव है जिसमें पेशेंस नहीं है उसको चेंज किया जाए। क्योंकि आपको जाना है प्राइमरी स्कूल में, पढ़ाना है छोटे बच्चों को, काम करना है छोटे बच्चों के साथ, जो कि एक बड़ी मुश्किल चीज है। और उनके साथ काम करने के लिए ये पहली कंडीशन है कि आपके स्वभाव में पेशेंस होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के थ्रू कई बार जो हमारा स्वभाव है वो बदला जाता है, लेकिन फिर भी ये जन्मजात होता है। आप ये बेसिक डिफरेंस इनमें याद रखिएगा, आदत में और स्वभाव में। और इसको बदला नहीं जा सकता, बदलने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर ट्रेनिंग हमें मिल भी रही है तो पेशेंस साथ हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्कूल में कई बार ये सिचुएशन हो जाएंगी कि हम अपना जो पेशेंस है वो लूज कर बैठेंगे और फिर तो क्या होता है बच्चों पे शामत आती है। चलिए अब आ जाते हैं हम आदत और स्वभाव में अंतर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जन्मजात होता है, आदतें बनाई जाती हैं, आदतों को बदला जा सकता है, स्वभाव को बदलना कंपैरेटिवली यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं क्वेश्चन या आंसर में तो ये शब्द वहां पर आप लिख लीजिएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इसमें देखिए 2 चीजें हैं। स्वजागरूकता का मतलब है कि अपने बारे में हम क्या सोच रहे हैं, अपने बारे में हमारा जो कॉन्शियस लेवल पे थिंकिंग हो रही है वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। अपने बारे में हम 2 तरह से सोचते हैं। एक तो वो कि हमने एक आइडियल इमेज बना ली कि हमें ऐसा बनना है और हमें पता है कि हमें ऐसा बनना है, ठीक। दूसरा होता है वास्तव में हम जो हैं, हमने जो आइडियल इमेज बनाई है अभी हम वैसे हैं नहीं, उस तरफ हम जाना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी वो इमेज बनी ही रहे और हम उसे कभी अचीव ना कर पाए। और ऐसा भी होता है कि कई लोग उसे अचीव कर लेते हैं। जैसे किसी ने करीना कपूर को अपना आइडियल बना लिया कि वो 0 फिगर वाला जो था उनका टशन का, कि मुझे तो यही अचीव करना है। कुछ लड़कियां होंगी जो उसको 1 ही महीने में जिम जाके डाइट पे पूरा ध्यान देके कर लेंगी, यानी कि वो बन जाएंगी, उन्होंने जो एक आइडियल इमेज बनाई थी उसको अचीव कर लेंगी। लेकिन कुछ लड़कियां होंगी कि उनकी आइडियल इमेज तो है करीना कपूर, लेकिन वो जो अपनी रियल लाइफ में है वो कभी अचीव कर ही नहीं पाती है। उनका खाना पीना बराबर से चलता रहता है, जिम कभी जाती नहीं है, मॉर्निंग वॉक जाना नहीं है, तो वो कभी उस वाली इमेज को अचीव नहीं कर पाएंगी। तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। आदर्श प्रतिरूप को आप याद रखिएगा करीना कपूर से, और वास्तविक प्रतिरूप को आप याद रखिएगा कि एक्चुअल में वो जो लड़की है वो उसकी वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि वो करीना कपूर नहीं है ना, उसके जैसी उसने फिगर बना ली है अभी। तो ये दोनों चीजों में आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। स्व जागरूकता अगर आए तो आप 2 नंबर में ये दोनों पॉइंट जरूर से इंक्लूड कर दीजिएगा। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारा व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। व्यक्तित्व की 5 बिग ट्रेट थ्योरी के अनुसार व्यक्तित्व के 5 बड़े शील गुण। आपने इसमें फर्स्ट सेम में ऑलपोर्ट की थ्योरी एक पढ़ी होगी, फ्राइड की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये 5 बिग ट्रेट थ्योरी आपके लिए नई है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कि लाइन है, अब एक लाइन का एक बिंदु होगा और एक दूसरा होगा, एक छोर होगा, दूसरा दूसरा छोर होगा, और ये दोनों ऑपोजिट होंगे, यानी कि इंसान या तो एक टाइप का होगा या दूसरे टाइप का होगा। तो देख लेते हैं कि ये 5 जो हमारे शील गुण हैं वो क्या हैं। पहला है अनुभूतियों का खुलापन। इसमें 2 टाइप के हमें इंसान मिलेंगे, या तो इंसान काफी सेंसिटिव होगा और इमेजिनेशन में रहेगा, इंटेलेक्ट होगा, अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो ऑपोजिट वाला इंसान है वो क्या होगा, वो काफी असंवेदनशील होगा, रूखा होगा, संकीर्ण होगा, अनसिविलाइज्ड होगा, दूसरों से खराब तरह से व्यवहार करेगा। या फिर आप ये भी याद रखिएगा कि ये 2 इंसान की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये जरूर से याद रखिएगा कि एक ही इंसान पर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। जैसे
अगर उससे आप मिलेंगे उसके घर पे तो वो ऐसे व्यवहार करेगा, लेकिन अगर आप उससे मिल रहे हैं कहीं बाहर तो वो दूसरी तरह से व्यवहार करेगा। यानी कि ये दो रूप इसमें आ जाएंगे इंसान के। फिर है हमारा चैतन्यता या फिर कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होगा कि अगर जो व्यक्ति है वो एक छोर पे है तो वो काफी अनुशासित होगा और रेस्पॉन्सिबल होगा, अलर्ट रहेगा, काफी सोचने समझने और अच्छा व्यवहार दिखाएगा। दूसरी ओर वही इंसान क्या करेगा, बिना सोचे समझे और जो मन में आया वो कर दिया, या फिर मन नहीं है आधे मन से व्यवहार करेगा। तो इसकी ये दो विमाएं हैं कि कभी इंसान ऐसा बिहेव करेगा लेकिन उसके अगले ही पल वो ऐसा बन जाएगा। चलिए, फिर है हमारा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो इंसान कभी हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत सोशल है, बहुत मजाकिया है, स्नेही है, बात तूनी है। दूसरी ओर वही वही जो इंसान है वो काफी हमें गंभीर दिखाई देगा, काफी ड्राई उसका नेचर हमें लगेगा और बहुत ज्यादा वो अलर्ट रहेगा हमेशा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान भी हो सकते हैं कि एक इंसान ऐसा है दूसरा इंसान ऐसा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोई इंसान अगर अपनी फैमिली में बैठा है तो वो बिल्कुल जॉली नेचर में है, मजाक कर रहा है, किसी की चोटी खींच रहा है अपनी बहन की, या फिर बहुत एक नॉर्मली बिहेव कर रहा है। लेकिन वही इंसान अगर आप उससे उसके वर्क प्लेस पे मिले तो आप देखेंगे, आप कहेंगे अरे ये वही है जिससे मैं इसके घर पे मिला था। तो इंसान का बिहेवियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। वो अपने घर में अलग तरह से बिहेव करेगा, वो अपने ऑफिस में अलग तरह से बिहेव करेगा। और यही है ये 5 बिग ट्रेट थियरी जो कहती है कि इंसान दो विमाओं पर होता है, कभी वो इधर पहुंच जाता है, कभी उसका बिहेवियर इधर पहुंच जाता है। चलिए, अब आ जाते हैं सहमति जन्य। इसमें क्या होगा, कभी वो सीधा साधा लगेगा, उत्तम प्रकृति वाला लगेगा, दूसरी ओर वही इंसान शंकालु, चिड़चिड़ा, जिद्दी और व्यवहार ठीक से ना करने वाला होगा। जैसे कि अगर वो हमें सीधा साधा लग रहा है, उत्तम प्रकृति में लग रहा है, तो हो सकता है कि वो उसकी नॉर्मल स्टेट हो। लेकिन अगर उसे फीवर है, बहुत एक 15 या 20 दिन तक उसने कोई फीवर का टाइप झेला है, तो फिर कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा हो गया। तो सिचुएशंस, कई बार सिचुएशंस के हिसाब से भी हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो होते रहते हैं, और वही इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग विमाएं हैं। चलिए, फिर आ जाता है हमारी स्नायु विकृति। ये लास्ट है। इस विमा में व्यक्ति एक और कभी कभी तो काफी शांत और बैलेंस तरीके से बात करेगा, लेकिन दूसरी ओर वो इंसान क्या करेगा, काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड आपसे व्यवहार करेगा, ठीक से व्यवहार नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उससे मिले थे 2 साल पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि उसको डिप्रेशन हो गई। अब जब उसके डिप्रेशन के बाद आपसे मिल रहे हैं तो 2 साल बाद आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा सही था, 2 साल पहले तो बड़ा ठीक लगता था, अब इसको अचानक से क्या हो गया। तो ये वही चीज है कि स्नायु विकृति, कि इसको न्यूरो से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, स्नायु को, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसमें यही होता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं ब्रेन की और डिप्रेशन की, तो फिर हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरी विमा पर पहुंच जाता है। चलिए, फिर है हमारा सहपाठी की आंतरिक संबंधों की समझ और आपसी संबंधों का विकास। बिल्कुल हमें ये देखना है कि बच्चों का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। जैसे फैमिली के पास पैसे कितने हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा सीधा सीधा। फैमिली की जो सोसाइटी में स्टेटस है वो सीधे सीधे बच्चों के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। टीचर कैसे है वो इम्पैक्ट करेगा, स्कूल कैसा है वो इम्पैक्ट करेगा, धर्म कैसा है वो इम्पैक्ट करेगा, कल्चर कैसा है वो इम्पैक्ट करेगा, देश कैसा है, प्रदेश कैसा है, मौसम कैसा है, वो सब बच्चों के व्यक्तित्व को इम्पैक्ट करेगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हमसे पूछा जा रहा है, ये बहुत इन्होंने डिटेल में पूछा है आपसे, कि जो बच्चों के साथ में बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो उनके पीयर ग्रुप हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पे। इसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स आपको दे दिए हैं जिनको हमें पॉइंट बाय पॉइंट, 2-2 नंबर में 2-2 पॉइंट में बुलेट पॉइंट्स के रूप में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो बच्चों के विकास में उनके साथियों की भूमिका देखिए। एक तो बच्चे किस टाइप के बच्चों के साथ रहते हैं, यानी कि अगर वो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रह रहे हैं तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। अगर वो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ है, उनके ग्रुप सर्कल में पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, अच्छे आईक्यू लेवल बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमेशा कंप्यूटर और बुक्स और इन सब की बातें करते रहते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ रहने से क्या होगा, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा, जल्दी होगा, और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। वो कहा जाता है ना कि सोहबत का असर, ये बस वही चीज है कि हम जैसे बच्चों के साथ में रहेंगे हमारा ब्रेन भी उसी तरह से फंक्शन करेगा, हम उससे सीखेंगे, उनको फॉलो करेंगे,
और हम वैसे ही बन जाएंगे। दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि में भूमिका। अब एक बच्चा तो है वो हमेशा क्लास के जो सबसे नकारा बच्चे हैं, नालायक बच्चे हैं, जो हमेशा उन्हें पढ़ना ही नहीं है, उनके साथ हमेशा बैठते हैं, और दूसरा जो बच्चा है वो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एग्जाम्स होंगे तो मार्क्स उसके अच्छे आएंगे जो पढ़ने लिखने वालों बच्चों के साथ रहता है, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ है और उसका पढ़ाई में मन नहीं भी है, तब भी वो उनको देख देख के इतना तो पढ़ लेगा कि अच्छे मार्क्स ले आए। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा भी है और उसकी ग्रुप उसको ऐसा मिल गया जो हमेशा फालतू के कामों में बिजी रहता है, कोई भी स्कूल के जो फालतू के काम है, चाहे सफाई करनी हो या फिर बेल लगानी हो, ये सारी चीजें होती है ना जो इनमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको पढ़ना नहीं है, तो फिर उससे मार्क्स पे भी, यानी कि जो हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। चलिए अब आ जाते हैं कि साथी संबंधों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा गया टॉपिक है, तो इसकी विशेषताएं होती हैं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारा पीयर ग्रुप है उसमें एज सेम होगी, यानी कि एक बच्चा अपना ग्रुप अपनी क्लास के बच्चों में बनाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास में वो पढ़ रहा है और जाके 5th क्लास के बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा है, नहीं होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो बच्चे एक्सेप्शन होते हैं। ज्यादातर बच्चों के फ्रेंड्स आपको उन्हीं की क्लास से मिलेंगे, उनकी अपनी एज से मिलेंगे। तो आप इसमें लिखिएगा कि समान आयु समूह की जितने भी पीयर ग्रुप्स होते हैं उनमें आयु आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, सब बच्चों की एक ही एज के वो होंगे। अगर स्कूल छोड़िए, स्कूल में तो क्लासेस डिवाइड होती हैं, तो वहाँ एक मौका मिलता है अपने ही जैसे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का। लेकिन अगर हम गली की भी बात करें, कॉलोनी की भी बात करें, तो उसमें भी ग्रुप बने हुए होते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं वो क्रिकेट खेलेंगे और जो छोटे बच्चे हैं वो फिर कहीं बैठ के खेल रहे हैं। मतलब उस वहाँ पे भी ग्रुप्स डिवाइड होते हैं कि बच्चे अपनी एज के बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समान आयु समूह। फिर है हमारा विविध जेंडर, जाति और धर्म, इसको आप जरूर से शामिल कर लीजिएगा। एज तो समान होती है, लेकिन जब हम पीयर ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर एक बच्चा अपना ग्रुप बना रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम मेरे धर्म के हो या तुम मेरी जाति के हो तभी तुम इस ग्रुप में आओगे, नहीं, वो एज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और ये चीजें माइनर हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि हमारी कॉलोनीज में भी जो बच्चों के ग्रुप बने हुए होते हैं उसमें आपको लड़कियां भी मिल जाएंगी, लड़के भी मिल जाएंगे, सब आपस में मिलकर खेलते हैं। उसमें जितने भी अगर उस कॉलोनी में एक मिक्स रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें टीचर्स कॉलोनी की, या फिर हम बात करें कि जो हमारी पुलिस कॉलोनीज होती हैं, इसमें क्या है, वैसे तो अमूमन ये देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि मोहल्ले जो होते हैं वो धर्म के नाम पे डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर एक मोहल्ला है तो उसमें सारे हिंदू ही आपको दिखाई देंगे, सारे मुस्लिम्स ही आपको दिखाई देंगे, नाम भी रिलीजन के नाम पे उस पड़ जाते हैं। जैसे कि ये पंजाबी कॉलोनी है तो उसमें सारे पंजाबी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ तो आप देखेंगे कि जो ग्रुप बन रहा है बच्चों का वो सारे पंजाबी बच्चे आपस में खेल रहे हैं, क्योंकि वहां रहते ही वही हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां मिक्स होते हैं, सबकी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और सारी कास्ट के लोग हैं, वहां पे आपको एक मिक्स ग्रुप देखने मिलेगा। और जो ये कॉलोनीज की मैं बात कर रही थी, जैसे टीचर्स कॉलोनी है या पुलिस कॉलोनी है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि सारे ही धर्मों के और जाति के लोग वहां आके रहेंगे, क्योंकि जॉब्स में सभी होते हैं। और वहां जो ग्रुप बनेंगे फिर बच्चे वहां ये नहीं देखेंगे, ये चीज उनके लिए मायने नहीं रखेगी कि कौन किस धर्म से और जाति से ताल्लुक रखता है। वहां पर वो प्रायोरिटी देंगे एज को, कि मैं जितना छोटा हूं मैं इतने ही छोटे बच्चों के साथ खेलूं, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसके जो गेम्स का लेवल है वो सब फिर मैच कर जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें उसमें शामिल करनी है कि एक एज तो सेम होती है, लेकिन जेंडर और हमारी कास्ट और हमारा रिलीजन ग्रुप में अलग अलग होता है। चलिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी पीयर ग्रुप की, साथी संबंधों की विशेषताएं जो थी। अब देख लेते हैं सामाजिक बोध, यानी कि सोशल कॉग्निशन। इसका थोड़ा सा हम बुकिश लैंग्वेज में देख लेंगे कि क्या लिखा है। सामाजिक संज्ञान एक विस्तृत पद है जिससे तात्पर्य उन तरीकों से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करके उन्हें याद रखता है और उसका उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से। यानी कि कहा जा सकता है सामाजिक संज्ञान ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचता है। जी,
देखिए, समाज में जब हम रहते हैं या एक बच्चा रहता है तो समाज की सारी चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है, सिंथेसिस करता है, सारे लोगों के बारे में भी वो ऐसा ही करता है और फिर उनके बारे में अपनी समझ बनाता है। वो बहुत सारी परसेप्शन सोसाइटी से सीखता है और फिर जब उसे जरूरत पड़ती है उन परसेप्शंस की, उन वोकैबुलरी की, तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उनका यूज भी करता है। ये होता है हमारा सोशल कॉग्निशन। फिर हमारा है साथ ही संबंधों में विविधता और सामाजिक बोध, यानी कि जो सोशल कॉग्निशन है वो कैसे हमारे पीयर ग्रुप्स को इफेक्ट करता है या उसमें रोल प्ले करता है। तो देखिए, हम जब एक छोटा सा बच्चा है वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, वो हमेशा देखेगा कि हमारे घर में जो हमारे पापा हैं वो बाहर का काम करते हैं, मम्मी जो हैं वो घर में रहती हैं। पापा मम्मी को कभी कभी डांट देते हैं लेकिन मम्मी ऊंची आवाज में कम ही बात करती हैं। हालांकि उसके पीछे फिर वो पूरे जेंडर इश्यूज आ जाते हैं जो हम जेंडर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बच्चा तो समझ रहा है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल की डोमिनेंस है, मेल की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पापा तो राजा हैं, वो जो चाहे करें, लेकिन मम्मी उनके अंडर काम करती हैं। उसको, एक छोटे से बच्चे को ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब उसने ये इमेज बना ली, उसको ये सोशल कॉग्निशन हो गया। लेकिन जब वो स्कूल में जा रहा है और लड़कियों के साथ में पढ़ रहा है, उसके ग्रुप में गर्ल्स भी हैं, तो फिर ये चीजें धीरे 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 बदलती हैं। जैसे कि स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं कई बार, और वो क्या होता है कि घर में अगर वहां पे दो भाई बहन पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो घर में जिस तरह से भाई अपनी बहन को मारता है, हालांकि देखिए ये बहुत छोटी सी चीज है और इसको जेंडर इशू नहीं बनाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमेशा बहन को मारता है। कई बार ये भी देखा गया है कि बहन छोटी है लेकिन भाई को एकदम बढ़िया से मार के रख देती है वो। तो यहाँ पे जेंडर इश्यूज को नहीं लाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर स्कूल में भी ये सीन आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको फिर प्यार से समझाएंगे ही कि भाई देखो, बहन है तुम्हारी और नहीं मारना चाहिए ये सारी चीजें। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जिस तरह से घर में दादागिरी करता है वो स्कूल में भी अपने ग्रुप में, चाहे उसकी बहन के ऊपर है, चाहे उसकी जो ग्रुप की छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो ये कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे हीरो बन के रहूं, मैं अपना दबदबा कायम कर लूं, जैसे घर में मेरा है या मेरे पापा का है। तो वो कोशिश तो ये करता है, लेकिन वो घर नहीं है, वो स्कूल है, वहां टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वहां वो चीजें अप्लाई नहीं हो पाती हैं। वहां कई बार तो ये देखा जाता है कि जो टीचर्स हैं वो बॉयज को तो पीछे कर देते हैं और गर्ल्स को आगे ले आते हैं। तो वहां से फिर जो उसका सोशल कॉग्निशन था कि पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदमी या फिर मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चेंज हो जाता है। स्कूल में कई बार वो ऐसा भी देखेगा कि जो प्रिंसिपल है वो तो है फीमेल और उसके अंडर जो असिस्टेंट टीचर काम कर रहे हैं वो मेल हैं। तो उसका जो वो सोशल कॉग्निशन था सोसाइटी के बारे में कि मेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल में आते ही बदल गया। क्योंकि वहां वो देख रहा है कि जो मेल है वो ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है एक फीमेल के। तो वो परसेप्शन जो बना के आया था उस पर अटैक हो गया, चेंज हो गया। क्लास में भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं, हर चीज में मैं आगे रहूं। लेकिन जो टीचर है वो पूरी फेमिनिस्ट है, वो उसको पीछे कर देती है, लड़कियों को आगे ले आती है। तो उसका परसेप्शन यहाँ फिर चेंज हो जाएगा कि नहीं भाई, जो फीमेल है वो घर में हमारे ऐसा माहौल है लेकिन दुनिया अलग है। तो उसके परसेप्शन बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि जो हमारा पीयर ग्रुप है या स्कूल का माहौल है, ये जो सोशल कॉग्निशन वो लेकर आया था वो बहुत इम्पेक्ट करता है हमारे पीयर ग्रुप्स को, और पीयर ग्रुप्स भी उसके परसेप्शन को चेंज करते हैं बराबर। फिर आ जाता है जाति और धर्म आधारित मित्रता और धर्म और जाति के बारे में सामाजिक पहचान तथा समझ का विकास। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो घर का माहौल होता है, यहाँ पे कोई भी इस चीज को पर्सनली ना ले, ये बस एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है जिससे कि आपको चीजें याद रह जाएं। कई बार होता है कि घर में समझा के भेजा गया है कि, या फिर घर में डिस्कशन हो रहा है कि इस धर्म के या इस जाति के लोग ठीक नहीं होते और इनसे ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहिए। घर में तो हमारे ये चीजें हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं, जब वो छोटा बच्चा एक धर्म या जाति के लिए एक नेगेटिव फीलिंग्स लेके जा रहा है अपने स्कूल में, और वो डिसाइड करके जा रहा है कि अच्छा इनसे बात नहीं करनी, इनसे बात नहीं करनी, ये लोग ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, लेकिन स्कूल में जब वो जा रहा है तो वो चीजों से बच नहीं पाता है। स्कूल का माहौल ऐसा है कि जब टीचर आपको ग्रुप एक्टिविटी देगा तो पता लगा पहले ही दिन ग्रुप एक्टिविटी ऐसी मिल गई कि आपको उसी धर्म या उसी जाति के या उसी जेंडर के साथ काम करना पड़ रहा है जिससे आप अवॉइड कर रहे थे, जिससे आपके घर में जो फैमिली है आपकी वो अवॉइड करते हैं। लेकिन स्कूल में ये चीजें नहीं चलेंगी। तो जो परसेप्शन आप घर से बना के आए थे, आपके पीयर ग्रुप ने उसको चेंज कर दिया।
तो देख रहे हैं आपकी जेंडर के बारे में हो या फिर धर्म और जाति के बारे में हो, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब आप अपने घर से, अपने कॉलोनी से बाहर निकल के स्कूल में आते हैं, फिर एक कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे आप इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों के साथ, आपके पीयर ग्रुप में सारे तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके जो परसेप्शन है, जो सोशल कॉग्निशन है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। चलिए फिर आ जाते हैं हम साथी संबंध और आक्रामकता पर। आक्रामकता ऐसा कोई भी वो चीज़ होती है जो हम करें और सामने वाले को वो थोड़ा हर्ट करे, मेंटली या फिर फिजिकली, एक डोमिनेंस कायम करने की जो चीज़ होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसको एग्रेसिवनेस या फिर आक्रामकता कहते हैं। अब ये आक्रामकता हमारे साथी संबंधों यानी पीयर ग्रुप रिलेशंस जो हैं उनको कैसे इफेक्ट करती है और उनसे कैसे इफेक्ट होती है, ये हम देख लेते हैं 2 पॉइंट्स में। तो देखिए, साथियों के प्रभाव से ड्रग्स एडिक्ट हो जाना, मादक द्रव्यों के बारे में सामाजिक संज्ञान में परिवर्तन और समझ का विकास। देखिए, घर पे एक बच्चा देख रहा है कि उसके पापा कभी शराब नहीं पीते हैं, कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, और उसको वार्निंग मिली हुई है कि ये चीजें बहुत खराब है, अगर तुमने शराब पी तो मेरी तो नाक कट जाएगी सोसाइटी में कि इनका बच्चा तो शराब पीता है, तो इन चीजों से दूर ही रहना। और अगर तुमने ऐसा कोशिश भी की इन चीजों के बारे में सोचने की, तो तुम्हारी पॉकेट मनी ही बंद हो जाएगी। यानी घर से उसको सख्त इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं इन चीजों में इन्वॉल्व ना होने के। बट वो जो परसेप्शन घर से लेके आया था कि ये शराब और सिगरेट खराब होती है, जब वो स्कूल में आया और जब वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ा, तो वो देख रहा है कि ये तो बड़ी कूल चीजें हैं। जो अमीर अमीर घरों के बच्चे हैं वो महंगी महंगी शराब पीना प्रेफर करते हैं और ये फैशन है, ये कूल डूड होने की निशानी है। तो जो परसेप्शन उसके पापा ने बना के भेजा था कि ये चीजें गलत है, अपने पीयर ग्रुप में आके वो चीज चेंज हो गई और वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी कूल डूड बन जाऊं, मैं भी पब जाऊं और मैं भी डांस करूं, मैं भी स्मोक करूं, मैं भी महंगी महंगी शराब पीऊं। तो देख रहे हैं आपकी जो हमारा पीयर ग्रुप है वो परसेप्शन हमारा चेंज कर रहा है और फिर ये चीजें कन्वर्ट होती हैं आक्रामकता में। ये चीजें इंसान को अग्रेसिव बनाती हैं। तो हमारा पीयर ग्रुप सीधे सीधे कनेक्ट होता है अग्रेसिवनेस से। फिर साथियों के प्रभाव से ऐसे समूह का सदस्य बन जाना जो गलत कार्य करता हो तथा इन सब कार्यों के बारे में सामाजिक संज्ञान का निर्माण और पहचान होना। बिल्कुल कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ऐसे ग्रुप का ही सदस्य बन गया जो गलती काम करता हो, बस खड़े ही रहता हो और कमेंट बाजी और ये सारी चीजें करता हो। तो पीयर ग्रुप बच्चे को इस तरह से भी इफेक्ट करता है। अच्छा, ये तो हो गया नेगेटिव इफेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बड़े एक गंदे माहौल से निकल के आया हो, वो स्लम से निकल के आया हो। जैसे अगर आपने मूवी भी देखी हो अगर हिचकी, तो उसमें स्टोरी यही है कि जो स्लम में रहने वाले बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, जिनका माहौल ठीक नहीं था, जो कार्ड्स खेलते थे और अपने जितने भी बुरे बुरे काम हैं उन सब में इन्वॉल्व रहते थे, जब वो एक अच्छे स्कूल में आते हैं, एक अच्छा टीचर उनको मिलता है, अच्छे पीयर ग्रुप उनको मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड्स उन्हें मिलते हैं, तो उनका परसेप्शन लाइफ के बारे में चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पीयर ग्रुप हमेशा आपको नेगेटिव चीजें सिखाएगा या पॉजिटिव चीजें सिखाएगा। हो सकता है आप घर से पॉजिटिव होके आ रहे हो, वो आपको बिगाड़ दे, या हो सकता है आप खराब परसेप्शन को ही लेके आ रहे हो और आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपको सुधार दे, वो आपके इंप्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में, आपके मेंटल कॉग्निशन में, सब में एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कि टेक्नोलॉजी जो कि हमारी लाइफ को चारों तरफ से आजकल घेरे हुए है, ये हमारे पीयर रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट करती है। तो देखिए, पहले हम देखा करते थे कि जो फ्रेंडशिप्स थी वो बड़ी गहरी हुआ करती थी। अगर हम अपनी फ्रेंडशिप्स की बात करें तो वो उतनी गहरी नहीं है जितने हमारे पेरेंट्स की फ्रेंडशिप हुआ करती थी। और अब अगर हम देखेंगे हमारी आने वाली जनरेशन, तो वो जो संबंध हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं, वो और हमें थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी इस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि क्या होता है, टेक्नोलॉजी हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हल्का बना देती है, उनको शैलो बना देती है। अगर बात कर रहे हैं हम अपने फ्रेंड से, तो हम उनसे फ्रेंड से बात भी नहीं करते, उनसे बात कर रहे हैं, इधर अपना इंस्टा चला रहे हैं, डीपी जो है किसी की उस पर कॉमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। वो हमारे सामने बैठा है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि इंस्टा पे जो उसने सुबह अपनी डीपी लगाई थी उसको हम वहां पे हार्ट इमोजीज जल्दी से भेज दें। अरे भाई, वो सामने है, उससे बात करो। नहीं, वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। और ये किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। बातचीत के दौरान ही फोन पर फोकस होना। और पहले क्या होता था कि जब फेस्टिवल्स होते थे
तो फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाया करते थे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है कि बस व्हाट्सएप से हैप्पी ईद हैप्पी दिवाली हो जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं, ऑब्वियसली वो थोड़े से शैलो हो जाते हैं। फिर है मित्रों की साइबर बुलिंग या फिर लेग पुलिंग करना। बिल्कुल इसमें आ गया है अब कि अगर हमें क्लास में किसी से लड़ाई हो गई या अपने फ्रेंड्स ही हैं तो हम फेक आईडीज बना रहे हैं, उसके बाद फिर उनको साइबर बुलिंग और लेग पुल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आजकल देखी जा रही हैं और इस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारे जो फ्रेंडशिप्स हैं, उनमें पूरी की पूरी हावी हो गई है, अपनी डोमिनेंस दिखा रही है। फिर है किशोरावस्था में मनमुटाव होने पर साइबर क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाना। बिल्कुल किशोरावस्था ऐसी एज होती है स्कूल में कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने ग्रुप के साथ मिलकर, पीयर ग्रुप के साथ मिलकर हानि पहुंचाएं, हार्म पहुंचाएं, और उसके लिए फिर बच्चे साइबर क्राइम का सहारा लेना आजकल बड़ा उनके लिए कॉमन हो गया है। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों को खराब कर रही है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी केवल हम पे नेगेटिव इफेक्ट इस चीज को कर रही है, नहीं, कई बार टेक्नोलॉजी इसमें पॉजिटिव रोल भी प्ले करती है। महिला मित्रों को ऑनलाइन परेशान करना, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट इसका आ गया है टेक्नोलॉजी का। चलिए, फिर आ जाता है हमारा स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाना, यानी कि एक टीचर कैसे हेल्दी पीयर रिलेशनशिप को बढ़ा सकता है कि क्लास में जो बच्चे हैं, जिनके ग्रुप्स हैं आपस में, उसको पॉजिटिव तरीके से एक हम अप्रोच करें, कैसे उसको बढ़ाएं। तो इसमें है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए। उससे बच्चों को पास में आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ काम करने का, बात करने का मौका मिलेगा, कोऑपरेट और कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कि साथ में जब वो काम करेंगे तो उनके बीच झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होंगे, लेकिन उन्हें आपस में वो फिर रिजॉल्व भी कर लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे सीख पाएंगे। फिर है हमारा मित्रता तथा सहायता पर आधारित कहानी और कविताएं सुनाकर प्रेरित करना। बिल्कुल, हम अगर चाहते हैं कि बच्चों को हम फ्रेंडशिप का मतलब समझाएं, पीयर ग्रुप साथ में रहने का, साथ में काम करने का इंपॉर्टेंस समझाएं, तो उसके लिए हम उन्हें फिर जो हमारे महापुरुष हैं, ऐसे जैसे कृष्ण और सुदामा की कहानी है, कितनी एक फेमस फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी है, उनको हम वो सुना सकते हैं, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो लड्डू गोपाल हैं या श्री कृष्णा हैं, उनका जो बचपन वाला वर्जन होता है वो बच्चों को बड़ा पसंद होता है, बच्चे उससे पूरा का पूरा कनेक्ट कर पाते हैं, खुद को ही श्री कृष्णा के जगह पे रख के वो इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो वहां से आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। और ये एक स्टोरी हो गई, और भी ऐसी रियल लाइफ की भी ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं जो फ्रेंडशिप बेस्ड हैं। ऐसी कुछ मूवीज़ हैं, ऐसे कुछ सीरियल्स हैं, जैसे स्टैनले का डब्बा है, एक मूवी है, वो इसका वो थीम यहाँ से मैच कर जाती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें आप क्लासरूम में इंक्लूड कर लें। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है चरित्र और नैतिक शिक्षा। देखिए, नैतिक शिक्षा हम बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं और इसको डिफाइन करने की मुझे लगता नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा टाइम देने की हमें जरूरत है। नैतिक शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। बिल्कुल, जब हमें बचपन में भी हमारे टीचर्स स्टोरीज के थ्रू नैतिक शिक्षा दिया करते थे, या फिर कोई एक्टिविटीज ऐसी हो, एनएसएस होता है, एनसीसी होता है, इन सब के थ्रू हमें ये शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो दूसरे लोगों में हम जो वैल्यूज हैं, हमारी मोरल वैल्यूज, उनको हम ट्रांसमिट करने की कोशिश किया करते हैं। ये काम कहीं पे भी हो सकता है, घर में भी बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, स्कूल में भी, मंदिर में भी, जेल में भी, स्टेज पर भी, कहीं भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली बहुत हिट मूवी आई थी जवान, उसमें जो जेल दिखाया गया है उसको अवार्ड ही इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां की जो लेडीज थी वो प्रोस्थेटिक लिम्स बनाती थी ऐसे बच्चों के लिए जो चल नहीं सकते थे। तो वहां से वो एक मोरालिटी का काम हो रहा था, और जो जेलर था वो अपनी जेल में जो बंद औरतें थी उनको सिखा रहा था कि हम कैसे मॉरल काम कर सकते हैं, नैतिकता का संचार उनमें किया जा रहा था। तो नाम के लिए तो वो जेल थी, लेकिन वहां से भी एक पूरे के पूरे जो मॉरल्स हैं उनको सोसाइटी में फैलाया जा रहा था, स्प्रेड किया जा रहा था। फिर है कि स्कूल में हमें बेसिकली यहाँ बात स्कूल की करनी है, क्योंकि हम जेल में अपॉइंट होने नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल में अपॉइंट होने जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल में नैतिक कहानियां सुनाकर बच्चों के चरित्र का विकास हम कर सकते हैं। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हम कुछ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, भले वो हमारा स्पोर्ट्स हो या फिर हमारी ग्रुप एक्टिविटीज हो, हमारे असाइनमेंट हो, हमारी डांस परफॉर्मेंसेज हो, हमारी ड्रामाज हो, प्लेज हो, इन सब के थ्रू हम ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करवा सकते हैं जिससे कि बच्चों में उनके फन एलिमेंट तो उनके लिए हो ही जाए वो परफॉर्मेंसेज, साथ में उनके मोरालिटी का जो डेवलपमेंट है वो भी ईजी तरीके से हो
सके। अब आ जाते हैं नैतिक शिक्षा और समाज के अनुकूल विकास, यानी कि हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, देखिए हर सोसाइटी के लिए जो मॉरल्स हैं उनकी डेफिनेशन अलग होती है। अगर आप यूके चले जाएं, उनके मॉरल्स कुछ और हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमारे मॉरल्स कुछ और हो जाएंगे, पाकिस्तान के मॉरल्स कुछ और होंगे। इसीलिए जो कॉन्टेक्स्ट है, ये मॉरल जो शब्द है वो कॉन्टेक्सचुअल होता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ ये तुरंत इसका मतलब जो है वो बदल जाता है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसके हिसाब से हमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी है, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें बच्चे अडेप्ट कर सके, बड़े होके उन्हें उसी सोसाइटी में रहना है, उसका वो हिस्सा बन सके, उसमें अकोमोडेट कर सके, हमें ऐसी मॉरल एजुकेशन बच्चे को देनी है। उसके बाद जैसे हम इस पे अभी डिटेल में बात करेंगे, आगे हमारा टॉपिक आएगा पॉपुलर कल्चर और अश्लीलता, वहां हम इसे पूरा समझ लेंगे कि मॉरल्स और जो डेफिनेशन ऑफ वल्गैरिटी है वो कैसे सोसाइटी टू सोसाइटी और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट अपना जो मीनिंग है वो बदलती रहती है। फिर है समाज की मांग के अनुसार। बिल्कुल, देखिए समाज की कुछ जरूरतें होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उस समाज की कुछ और जरूरतें होंगी, अपने बच्चों से उनकी डिमांड्स, आने वाली जनरेशन से उनकी कुछ और नीड्स होंगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कुछ और नीड्स होंगी, जो बिल्कुल ही गरीब देश हैं हमारे, उनकी अपने बच्चों से, अपने आने वाले जनरेशन से कुछ और नीड होंगी। तो सोसाइटी की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को मॉरल एजुकेशन देनी है। फिर आ जाते हैं हम बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का योगदान। ये हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि कैसे बच्चे की जो पर्सनालिटी है उस पर हमारे पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का इफेक्ट होता है। फिर भी इसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। बचपन से फैमिली ही वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया जाता है। धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे मॉरल्स रहते हैं और धर्म की शिक्षा परिवार से ही शुरू होती है। इसलिए बचपन से ही सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूल जाने से पहले भी बच्चे को धर्म सिखा दिया जाता है और धर्म के थ्रू जो मॉरल्स हैं उनको सिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे हमेशा सच बोलना है, दूसरों की हेल्प करना है, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है परिवार द्वारा स्वयं मूल्य परक व्यवहार को अपनाकर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें केवल डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी लॉर्ड राम और सीता की कि ऐसे काम हमें, अच्छे काम हमें करने चाहिए, या फिर जो बुद्धा ने किए, प्रॉफिट मोहम्मद ने किए, ऐसे काम हमें करने चाहिए। नहीं, अगर हम उन्हें केवल डिफाइन करते रहेंगे और हमारा जो बिहेवियर है वो अपने नेबर्स के साथ खराब है, या फिर आपस में हम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो ऐसे डेफिनेशन देने से केवल काम नहीं चलेगा। फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो बिहेवियर है वो आइडियल बिहेवियर हो, जिससे कि बच्चे डायरेक्टली जो मॉरल्स हैं, जो मॉरल एक्ट्स हैं वो इनकलकेट कर सकें खुद में। फिर है हमारा परिवार द्वारा समाज में सक्रिय और धनात्मक भूमिका निभाकर बच्चों के चरित्र का निर्माण करना। बिल्कुल, चलिए अब बढ़ जाते हैं बच्चों के व्यवहार को नैतिक तथा अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ये हर एग्जाम में कैसे न कैसे या तो आपसे वन लाइनर में पूछ लेगा या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कुशल शिक्षक, पहली बात तो वो मॉरल्स ऐसे रखे सामने, जैसे स्टोरीज ऐसी सुना दे कुछ कि बच्चे के सामने एक मॉडल और आइडियल प्रेजेंट हो जाए और बच्चा उसको फॉलो करे, तो उसमें मॉरल्स अपने आप डेवलप हो जाए। दूसरे, टीचर का जो अपना बिहेवियर है, उसके अपने जो आइडियल्स हैं, उसकी जो पंक्चुअलिटी है, उसकी जो मॉरल्स हैं, जैसे वो अपने कलीग्स के साथ बिहेव करता है, जैसे वो अपने बच्चों के यानी कि अपने स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करता है, वो जो मोरालिटी है बच्चे जब उसको देखेंगे तो खुद ब खुद बच्चे उसको सीख जाएंगे। तो टीचर का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मॉरल्स को डेवलप करने में। दूसरे, वो बच्चों को कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज करवा सकता है, जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, उसके बारे में बताया। बच्चों से भले जो हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हों, उनके पास ज्यादा फीस के या फिर इस सब के लिए पैसे ना हो, लेकिन भले 1-1 रुपया ही वो कलेक्ट करे उस अर्थक्वेक के नाम पे, वो बच्चों को थोड़ा सा सेंसिटिव बना दे, मॉरल्स उनमें दे दे कि अगर कहीं ऐसी कोई डिजास्टर आई है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट 5th क्लास में एक चैप्टर भी है, हम उसको पढ़ाते हैं, तो उसमें फिर कनेक्ट किया जा सकता है कि देखो भैया वहां पे भूकंप आया है, आप 1-1 रुपया दे दो, कलेक्शन ले। फिर उस कलेक्शन को बच्चों के ही हाथ से वो दिलवाए कहीं, उससे क्या होगा कि बच्चों में मॉरल्स डेवलप होंगे। फिर स्टोरी सुना सकता है, अपना बिहेवियर और कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज जो मॉरल्स को डेवलप कर दे बच्चों में। फिर आ जाता है व्यवहारवाद क्या है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जो हम साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद तो पूरा ये हमारा स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ये सब व्यवहारवादी हैं, वॉटसन है। और ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, वो कोरी स्लेट होती है, खाली घड़ा होता है। और फिर क्या होता है कि हमें धीरे धीरे उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, बिहेवियर को बनाना है। और ये इंसान को एक मशीन ही समझते हैं कि अगर एक इंसान किसी काम को बार बार कर रहा है तो वो उसको सीख जाएगा ऑटोमेटिकली।
बेसिकली। तो व्यवहारवाद यही कहता है। अब हम देख लेते हैं, इसमें सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारवाद में उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है, जो हम थॉर्नडाइक और स्किनर में बार बार पढ़ चुके हैं और इन चीजों के मतलब हमें समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको वन लाइनर में पूछा जाए तो आप ये इस तरह के अर्थ लिख सकते हैं, जैसे उद्दीपन क्या होता है, यानी कि स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है, वह कारक जो किसी भी क्रिया को करवाने के लिए उत्तरदायी होता है उद्दीपन कहलाता है। बिल्कुल हमने वो बिल्ली को जो हम खाना दे रहे थे या कबूतर को हम जो दाना दे रहे थे या फिर जो सुल्ताना चिंपैंजी के लिए हमने केले लटकाए थे, वो सब क्या था, वो उद्दीपन था। और उसको चिंपैंजी को भूख लगी, बिल्ली को भूख लगी, तो उद्दीपन देखकर उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था। फिर उन्होंने जो झटका, उनका जो खटका था उसको दबाना शुरू किया या इधर उधर घूमना शुरू किया बिल्ली ने, और चिंपैंजी ने सोचना शुरू किया। तो ये सारी जो चीजें थी वो उनका रेस्पॉन्स थी। उद्दीपन के सामने होने पर जब व्यक्ति उद्दीपन से प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह अनुक्रिया यानी कि हमारा रेस्पॉन्स कहलाता है। फिर आ जाते हैं हमारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार के प्रोत्साहन हेतु रणनीति। बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ऐसा व्यवहार उनमें डेवलप कर दें कि वो पीस के एजेंट बन जाए, पीस बनाने के पक्षधर हो जाएं, तो हमें कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो वहां हम लगा सकते हैं। जैसे प्रेरणा, सबसे पहले यही है कि बच्चों को हम मोटिवेशनल कहानियां सुनाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी जैसे इन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया है, महापुरुषों ने, ऐसे ही आप भी अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम, मॉरल काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो जाए। फिर है हमारा पुरस्कार, जो बच्चे ऐसे हैं कि दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, हमेशा सच बोल रहे हैं और मॉरल्स दिखा रहे हैं, उनका बिहेवियर पूरा का पूरा मॉरल है, तो उनको फिर हम रिवॉर्ड दे सकते हैं किसी भी रूप में। फिर है हम उनको कहानियां सुना सकते हैं और कलिंग और हिटलर के प्रसंग दे सकते हैं। हम बता सकते हैं उनको, देखिए कलिंग का युद्ध हुआ था, इतने लाख लोग उसमें मारे गए थे, या फिर हिटलर ने जो किया जर्मनी के लिए, दुनिया के लोगों के साथ या जर्मनी के ही लोगों के साथ, उन सारी चीजों से हम उन्हें इस रेफरेंस में और इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानियां सुनाएं कि बच्चों के अंदर मॉरल्स डेवलप हो, सही गलत की समझ जो है वो विकसित हो जाए। फिर आ जाता है हमारा हिंसा। ये आपके जो सिलेबस है उसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से कैसे ना कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, वन लाइनर, टू लाइनर, यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। और हिंसा फिर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और अपने पर्सपेक्टिव, अपने रेफरेंस में, अपने कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो हिंसा तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए देख लेते हैं। सामान्य अर्थ में जिस किसी बात से दूसरे को पीड़ा पहुंचे वह हिंसा है, और पीड़ा केवल ये शारीरिक नहीं होगी, मानसिक भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी। अगर आप किसी को लॉस कर रहे हैं तो वो हिंसा हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि हिंसा के कौन कौन से रूप, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। किसी प्राणी पर शासन करना, दास बनाना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, सताना या अशांत करना हिंसा है, यानी अशांति फैलाना हिंसा है। हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? देखिए, हिंसा, हम जब हिंसा की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो इसका रूप यही आ जाता है कि किसी दूसरे के प्रति हिंसा। लेकिन स्वयं के प्रति भी हिंसा होती है। कई बार हमसे चीजें गलत हो जाती हैं और फिर हम खुद को पनिश करते रहते हैं। हम खुद को फिजिकल पनिशमेंट भी दे सकते हैं और कई बार हम अपने खुद को मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, तो वो हिंसा हम अपने प्रति कर रहे हैं। तो हिंसा के रूप में यही आ जाएगा कि हिंसा दूसरे के लिए भी हो सकती है और अपने प्रति भी हिंसा हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा हिंसा के प्रकार कितने हैं। तो हिंसा में आप ये, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है सवाल, तो आप सीधे सीधे ये 4 पॉइंट लिखाइएगा कि सबसे पहले तो मौखिक हिंसा होती है और इमोशनल, जो इमोशनल लेवल पे एक हिंसा की जाती है। जैसे मौखिक में किसी को गाली देना हो गया, किसी पे एलिगेशन लगाना, किसी को इंसल्ट करना, या फिर अगर घर में फैमिली में बहू को बेटा नहीं हुआ है तो उस सास द्वारा या फिर फैमिली मेंबर्स द्वारा उसको प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी या तो वो ना करे, छोड़ दे, या फिर करे, इन सारी चीजों के लिए मजबूर करना, ये सारी जो चीजें हैं वो हिंसा हैं, वो ओरल वर्बल हिंसा में आ जाएंगी। फिर है हमारा शारीरिक दुरुपयोग। फिर जब बातें यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं और मारपीट, थप्पड़, ठोकर मारना, लात मारना, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं वो हमारी शारीरिक हिंसा में आ जाती हैं। और केवल ये नहीं है कि ये फैमिली में होगी या बाहर ही होगी, ये फैमिली में भी हो सकती है। और हमारे जो बाहर है, जैसे कोई रॉइड्स हो गया, वहां पे फिर वो फिजिकल वाला जो वायलेंस है वो वाला एलिमेंट हो जाता है। किसी को तलवार से काट दिया, किसी को गोली मार दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, उसको ब्लड आ गया, ये सारी जो चीजें हैं वो बड़ी ही कॉमन है और ये शारीरिक हिंसा में आती हैं। फिर आ जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक हिंसा।
इसमें किसी व्यक्ति या समूह बल के खिलाफ जानबूझकर किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपमान, धमकी, हमला, मौखिक दुर्व्यवहार सहित शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक नुकसान होता है। बिल्कुल, जो शारीरिक हिंसा हो रही है वो सबको दिखाई दे जाती है, वो विजिबल होती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल अटैक होते हैं, हिंसा होती है जो दिमाग पे प्रेशर डालती है, दिमाग को सीधे जाके इरिटेट करती है, परेशान होती है, वो साइकोलॉजिकल हिंसा होती है। और ये जेंडर के आधार पे या फिर अमीरी गरीबी के आधार पे, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे ये सारी हिंसाएं हो सकती हैं। और ये ऐसी हिंसा है जो बहुत सीरियस होती है और दिखाई नहीं देती। जहां औरतों पे होती है अमूमन फिजिकल हिंसा, उनको पीटा जाता है, ससुराल में ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस होती थी। हालांकि अब कानून बहुत सख्त हो गया है और चीजें बदली हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उनके प्रति जो हिंसा होती है वो साइकोलॉजिकल होती है कि वाइफ टॉर्चर कर रही है कि जब तक मुझे ये गोल्ड नेकलेस नहीं मिलेगा तब तक मैं ये नहीं करूंगी, और इस तरह की बहुत चीजें फैमिली में चलती रहती हैं। तो वो साइकोलॉजिकल अटैक होता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और ये होती है, केवल ये बुक में पॉइंट बढ़ाने के लिए पॉइंट नहीं है, आप भी देखते होंगे कि साइकोलॉजिकल वायलेंस होती है। फिर आ जाती है ढांचागत हिंसा, यानी कि इसको कहा जाएगा स्ट्रक्चरल वायलेंस। इसमें क्या होता है कि जब एक ग्रुप कुछ प्लान करके, कुछ साजिश करके किसी दूसरे ग्रुप को उसकी नीड से डिप्राइव कर देता है, उसकी जो ज़रूरतें हैं और ज़रूरतों को पूरे करने वाले जो रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा कर लेता है, उसको स्ट्रक्चरल हिंसा कहते हैं। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज अक्सर करती रहती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको हड़प लिया, या फिर अपना तो ऑप्टिमल उन्होंने जो डेवलपमेंट करना था कर दिया, जब डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात आई तो वो पर्यावरण की दुहाई देने लगे। ये भी एक स्ट्रक्चरल हिंसा है कि खुद आपने जो करना था कर लिया, लेकिन अब जो दूसरे लोग करना चाह रहे हैं उनको आप अचीव नहीं करने देना चाहते हैं। और बहुत दूर हम क्यों जाएं, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात ना करते हुए हम अपने देश में भी देखें तो जो हमारा पूरा वर्णा सिस्टम था, कैसे उसको एक टूल के रूप में हमने यूज किया। जो हमारे SC STs थे उनसे उनके अधिकार छीने, जो महिलाएं थी उनको कभी हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। पहले ऐसी सिचुएशंस आ जाती थी और इसी वजह से फिर उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये कुछ लोगों की साजिश थी कि जो कुछ लोग हैं उन्हें अपनी सेवा में लगाया रखे जाए, अगर ये भी हमारे बराबर आ जाएंगे तो हमारा मैला कौन उठाएगा। ये जो हिंसा होती है जब एक ग्रुप मिलके करता है एक दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट या किसी एक इंसान के अगेंस्ट, तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चरल हिंसा, यानी कि ढांचागत हिंसा। चलिए अब बढ़ जाते हैं लोकप्रिय पॉपुलर कल्चर। देखिए एक मॉडर्न टर्म है ये, आजकल बड़ा पॉपुलर कल्चर का जो टर्म है वो बड़ा पॉपुलर हो गया है और ये आजकल बहुत पढ़ाया जाने लगा है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर का जो दौर है हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, हम उसी दौर में जी रहे हैं। तो लोकप्रिय संस्कृति वो संस्कृति होती है, देखिए किसी भी देश की हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी धर्म की हो, वो अपना एक कल्चर होता है जिसमें उनकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक फूड क्विजीन होता है, अपना एक पहनावा होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सारे ही धर्म धीरे धीरे इससे निकलकर एक ऐसी कल्चर की तरफ भाग रहे हैं जिसमें कुजीन है, फूड है, पहनावा है, इन सब के जो बैरियर्स थे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में ली जा सकती है कि एक तरह से ये जो बैरियर्स थे ये हमने तोड़े हैं। हम कूप मंडूक बने रहते थे उससे निकलकर हम बाहर आने लगे हैं कि अपने पहनावे के बाहर भी एक पहनावा है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा के बाहर भी एक भाषा है जिसको हम बोल सकते हैं, अपने खाने के बाहर भी एक खाना है जिसको हम खा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन एक वो चीज़ है कि अपनी जो कल्चर है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं और एक ऐसी कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो जिसे शायद कल्चर कहा भी नहीं जा सकता, और युवाओं में ये बड़ी पॉपुलर होती है। और इस पे जो इफेक्ट रहता है वो सिनेमा का बड़ा इफेक्ट रहता है कि जो सिनेमा में लोग जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे एक मूवी आती है डेली बेली, या फिर आजकल की जो स्लैंग लैंग्वेज है उनको हमारे हीरो बोलते हैं, और फिर युवाओं में उसका प्रचलन बढ़ जाता है कि हीरो जब ये कर सकता है, जब एनिमल में रणबीर कपूर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये पॉपुलर कल्चर होता है कि हमारा कल्चर ये नहीं है, लेकिन वो कहीं और से आ रहा है, सिनेमा से आ रहा है, और इतना पॉपुलर हो गया है कि उससे बचना मुश्किल है। जैसे कि अगर कई बार, वैसे मुझे तो पर्सनली इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन लोगों को होती है कि ये मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स और लड़कियां ये जीन्स पहन के क्यों घूम रही हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर है क्योंकि ये हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है।
चाहे इंडिया में जितने भी धर्मों को हम ले लें, कोई भी धर्म, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो, किसी में भी ये चीज़ें कभी से नहीं थी। लेकिन फिर जब सिनेमा आया, जब वेस्टर्न कल्चर का एक पूरा हम पे इम्पैक्ट पड़ा, तब हमने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। एक पॉपुलर कल्चर का जो ड्रिंक है या पब जाना है, स्मोक करना है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है कि युवाओं में ये बड़ा प्रचलित होता है पॉपुलर कल्चर। और देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन भी हम अगर देखें तो संस्कृति बस वह है जिसे बहुत से लोग व्यापक रूप से पसंद नापसंद करते हैं। इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है लोकप्रिय कल्चर का, ये बड़ी पॉपुलर होती है। अब जिसे हम हाई कल्चर या क्लासिक चीज़ें कहते हैं कि हमारा तो देश का ये कल्चर है, इतने हजार साल पुराना है, जैसे तमिलियंस कहते हैं, तेलुगु कहते हैं, फिर इधर नॉर्थ इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। इसके बाद जो कुछ बच जाता है, जो कुछ क्लासिक कल्चर में नहीं आता, वो सब हम पॉपुलर कल्चर मान लेते हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा वल्गैरिटी इन पॉपुलर कल्चर। वल्गैरिटी यानी कि अश्लील। अश्लील किसको कहा जाएगा? इसका सीधा सीधा देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली कि वल्गैरिटी क्या है, आपसे ये पूछ लेगा कि पॉपुलर कल्चर ने वल्गैरिटी को कैसे बढ़ावा दिया है या कैसे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही दे देगा कि अश्लीलता इन पॉपुलर कल्चर करके, तो आपको इस पे थोड़ा सा तो एक दो लाइन लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए, काव्यालंकार सूत्र जो हमारा एक पुराना टेक्स्ट है, उसमें कहा गया है कि जो भी चीज़ हमें अनसिविलाइज लगे, जो हमें अशोभनीय लगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो उसमें कि वो किसी को हर्ट कर दे, और जो किसी एक अनसिविलाइज चीज की हमारे जहन में याद ले आए, उसको हम अश्लील कहेंगे, वल्गर कहेंगे। अब इसका जो, जैसे हमने कहा कि जो मॉरल होते हैं वो हमारे कॉन्टेक्सचुअल होते हैं, यानी कि जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदला वैसे ही मॉरल्स का और वैल्यूज का मतलब बदल जाता है। ऐसे ही जैसे हमारा यहाँ कॉन्टेक्स्ट बदलता है, वैसे ही हमारा जो ये अश्लीलता शब्द है या वल्गैरिटी है, उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक दिल्ली शहर की, तो वहाँ पे डीयू के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लड़कियाँ, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि वहाँ शॉर्ट्स पहन के घूम रही हैं, और वो एक आम चीज़ है, वहाँ किसी को वो वल्गर नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप यूपी के किसी छोटे शहर में कोई लड़की ऐसे कॉलेज में चली जाए शॉर्ट पहन के, तो वहाँ लोग उसको देखेंगे और वहाँ उनको वो अश्लील लगेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में आपको जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अगर आप यूके में या लंदन में जाएं, आपको उससे एडवांस चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ यूके में उसको वल्गर नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसे हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में वो चीज़ें वल्गर हो जाएंगी, यानी कि जैसे कॉन्टेक्स्ट बदल गया वैसे हमारी अश्लीलता यानी कि वल्गैरिटी का मीनिंग भी बदल गया। दूसरे, ये सोसाइटी से, देश से, प्रदेश से तो प्रभावित हो ही रही है, ये प्रोफेशन से भी प्रभावित होती है। जैसे कि अगर एक न्यूड या नेकेड इंसान हमें ऐसे ही मार्केट में चलता हुआ दिखाई दे जाए, तो हम उसको अश्लील कहेंगे, वल्गर कहेंगे। लेकिन अगर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने के लिए कोई इंसान ऐसा करे, तो उसको फिर वो चीज़ जो है, वहाँ कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, और वो जो एक्ट है वो हमारा अश्लीलता यानी कि वल्गैरिटी का जो हमने एक डेफिनेशन बनाई है उससे बाहर चला जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्चुअल है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि पॉपुलर कल्चर जो है, यानी कि ये जो सिनेमा का इम्पैक्ट है, ये जो यूथ का बनाया हुआ कल्चर है, इसमें अश्लीलता क्या है या फिर ये कैसे बढ़ावा दे रही है इसको, इनका दोनों का क्या रिलेशन है। तो इसमें ये तो बिल्कुल है कि सिनेमा के प्रभाव से जो अश्लीलता है वो बढ़ती है। इतना कंपटीशन वहाँ है कि विमेन को हमेशा ही एज अ प्रोडक्ट दिखाया जाता है, हालांकि बहुत तो उनको एम्पावर भी किया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट के रूप में दिखाने वाली मेंटालिटी है वो बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी वो लगातार बनी हुई है। और अगर आपको इस पर बहुत डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उस पर हमने पूरा का पूरा हमारा जो जेंडर सिनेमा, जेंडर एडवर्टीजमेंट, जेंडर मीडिया, इस पे पूरा आपको एक डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पॉपुलर कल्चर इसको थोड़ा सा तो बढ़ावा कहीं ना कहीं देता है, हालांकि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करता है, बट ऐसा हो जाता है क्योंकि जो चीज़ें वहाँ कॉमन है, पॉपुलर कल्चर में ये चीज़ें कॉमन है, वहीं क्लासिक कल्चर के लिए ये चीज़ें अश्लील हो जाती हैं। कुछ ये भी एक रीज़न है। चलिए, अब बढ़ जाते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। अच्छा, अब हम बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्चुअली हमारा मानवाधिकार। जी हाँ, मानवाधिकार। और
ये भी है कि जो हमारी जाति है या लिंग है या भेदभाव और गरीबी, ये सारी चीजें जो हैं वो हिंसा को कैसे बढ़ावा देती हैं। तो हम देख लेते हैं कि जाति, अच्छा ये जाति की एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि भेदभावपूर्ण और क्रूर, अमानवीय और भारत में 165 मिलियन से अधिक लोगों के अपमानजनक व्यवहार को जाति के आधार पर उचित ठहराया गया है। बिल्कुल ऐसा व्यवहार जो इंसान के साथ नहीं किया जाना चाहिए, जो बहुत ही इंसल्टिंग बिहेवियर है, बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर है, उसको हम सही ठहरा देते हैं जाति के आधार पर, कि उसको जातिगत दंगों का नाम दे दिया या फिर धार्मिक दंगों का नाम दे दिया और उसको हमने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन वो जो बिहेवियर है वो नॉन एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब हम देख लेते हैं जाति क्या है। देखिए, जाति प्रकृति पर आधारित है और वंशानुगत है। जाहिर सी बात है, अगर हमने जिस जाति के फैमिली में जन्म लिया है उसकी जो आने वाली जितने भी वंश में पीढ़ियां चलेंगी वो उसी जाति की होंगी। फिर ये हिंसा भड़काती है कैसे? ये लोगों को अलग बनाती है, ये लोगों में अलगाववाद जगाती है, यानी ये लोगों को बताती है कि आपकी जाति दूसरी जाति से अलग है। ये लोगों को बांटती है। दूसरा, ये केवल बांटती नहीं है, ये ऊंच नीच की भावना भी पैदा करती है। एक तो ये हो गया, देखिए, बांटना कि हमने क्लास को बांट दिया, तुम 1 में हो, तुम 2 में हो, तुम 3 में हो, ये भी बांटना हो गया। लेकिन वहां पे हमने भेदभाव तो नहीं किया, वहां पे हमने नफरत तो नहीं फैलाई, वहां पे केवल हमने अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम यहाँ क्लासिफिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें ये फीलिंग जगा रहे हैं कि तुम हायर हो और ये लोअर हैं और तुम इनको अपने जूते की नोक पर रख सकते हो। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है, ऊंच नीच की भावना भी आ जाती है, जो कि जाति हमको सिखाती है या फिर जाति का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हमें सिखाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं जेंडर और हिंसा, यानी जेंडर आधारित जो वायलेंस है वो कैसे होती है। तो नेचर ने जो हमको बनाया है वो अलग अलग बनाया है। मेल ज्यादा पावरफुल होते हैं फिजिकली, फीमेल थोड़ी कमजोर होती है और इसी वजह से जो मेल हैं वो अक्सर शारीरिक हिंसा किया करते हैं फीमेल पर। एक तो इसका रीजन ये हो गया। दूसरा, हमारी जो सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। हड़प्पा वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है, चीजें चेंज हो गई हैं, पुरुषों का बोलबाला है, इसी वजह से महिलाओं के प्रति हिंसा होती है। और ऐसा नहीं है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में केवल पुरुष ही महिला के प्रति हिंसा करता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि महिलाएं ही महिलाओं के प्रति हिंसा करती हैं। वो शायद उस हिंसा जो उनके साथ हुई है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऐसा करती हैं कि उनकी जो कड़वी यादें हैं वो किसी दूसरे पर हिंसा करके वो चीजें निकाल देना चाहती हैं। फिर आ जाता है तीसरा इसमें फैक्टर कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मेल ओरिएंटेड है। अभी तक ऐसा था, अभी हालांकि चीजें चेंज हो रही हैं लेकिन इतनी चेंज हुई नहीं है, अभी बहुत चेंज होने की जरूरत है। लेकिन पैसे पर कब्जा रहता था पुरुष का, अब जिसका कब्जा पैसे पर रहता है, जाहिर सी बात है पावर उसी के हाथ में रहती है। फीमेल को लगता है कि अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया तो मेरा क्या होगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। उस चक्कर में और उस लालच में शायद वो मार खाती रहती है, साइकोलॉजिकली रूप से उस पर हिंसा होती है, शारीरिक तौर पे हिंसा होती है और वो उसको एक्सेप्ट भी बड़ी आसानी से कर लेती है, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लेती है। लेकिन अब चीजें जब बदल रही हैं, विमेन वर्किंग होने लगी है, वो बाहर काम करने जाने लगी है, तो फिर चीजें बढ़ रही हैं। इसीलिए सोसाइटी में तलाक बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब महिलाएं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम भेदभाव और हिंसा पर, यानी कि जो डिफरेंट तरीके के भेदभाव हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, ये कैसे हिंसा को बढ़ाता है। तो भेदभाव के कई आधार हो सकते हैं, जैसे धर्म, जाति, और इन आधारों का सहारा लेकर ही हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल आया था, वो एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसी टीचर ने एक धर्म के बच्चे से दूसरे धर्म के बच्चे को थप्पड़ लगवाए थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण है कि कैसे एक टीचर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और फिर उस आधार पे जो हिंसा है उसका एक पूरा का पूरा हमें चक्र देखने को मिल रहा है। और न केवल शारीरिक हिंसा बल्कि भेदभाव के आधार पर मेंटल टॉर्चर किया जाता है, मेंटल वायलेंस हो जाती है। जी बिल्कुल, कुछ टीचर में अक्सर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो फिर उन जो सारे के सारे टीचर हैं उन बच्चों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे में जो दूसरे बच्चे हैं उनको मेंटल चोट पहुंचती है, साइकोलॉजिकल उनके साथ वायलेंस इसको कहा जा सकता है। या फिर टीचर अपने आप ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बना लेता है कि ये तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, ये तो मेरी कास्ट के हैं, ये मेरे रिलीजन के हैं, या अगर जाति और रिलीजन के नाम पर भी ना, तो वो ऐसे ही बना लेता है कोई भी कि ये तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और मैंने तो कसम खाई है कि हमेशा चाहे अच्छा करे या गलत करे, इसको ही मुझे प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30
30 देने हैं, बाकी कोई कुछ भी कर लो, उसको मैं 28 से ऊपर तो नहीं जाने दूंगा। तो इस तरह से बच्चों को मेंटल और साइकोलॉजिकल वायलेंस की चोट बिल्कुल पहुंचती रहती है। चलिए, अब है हमारा भ्रष्टाचार और हिंसा की, करप्शन जो फैली हुई है हमारी सोसाइटी में वो कैसे हिंसा को बढ़ावा देती है। तो भ्रष्टाचार भी डायरेक्टली हिंसा को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार में होता क्या है कि ऐसे कुछ गरीब लोग होते हैं जो रिश्वत नहीं देते हैं, अमीर लोग हैं वो रिश्वत दे देते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि अमीर लोग हमेशा देंगे और गरीब नहीं देंगे, कई बार गरीब भी पूरा अपना जैसे तैसे करके रिश्वत दे देता है, और अमीर लोग कई बार देखा गया है कि सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द गुडनेस ऑफ सोसाइटी, वो लड़ते हैं इस चीज को, वो बाहर निकाल के लाते हैं कि हम रिश्वत नहीं देंगे और हम केस लड़ेंगे। तो ये चीजें भी होती हैं, बट अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि जो लोग रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं, फिर उनके साथ उनका मेंटल और उनका साइकोलॉजिकल वायलेंस उन पे बराबर से की जाती है। अब जब भ्रष्टाचारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं। बिल्कुल, करप्शन से क्या होता है कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ती है। अमीर के पास पैसा और रिसोर्सेज और ज्यादा कलेक्ट होते रहते हैं और गरीब और कमजोर और ज्यादा कमजोर होता जाता है। इससे क्या होता है, जो एक वहां पे ड्रिफ्ट बन जाता है, फिर गरीबों को गुस्सा आता है और कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने हड़ताल कर दी, सरकारी बसों में आग लगा दी, ट्रेन में आग लगा दी। तो ये क्या है, ये हिंसा ही तो है। पीस हमारी पूरी की पूरी भंग हो जाती है और हिंसा अपना जो उसका क्रूरतम रूप है वो ले लेती है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ जब हमने रिसोर्सेज का ठीक से यूज नहीं किया, भ्रष्टाचारियों को सारे के सारे रिसोर्सेज दे दिए गए। चलिए, अब देख लेते हैं सांप्रदायिकता हिंसा को कैसे बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता है क्या, इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह पर अंतर की पहचान करती है, लोगों को अलग करती है, धर्म, विश्वास और जातीयता आदि पर आधारित होती है। ये भी जैसे हमने जाति में डिस्कस किया था कि ये लोगों को अलग कर देती है, उनका क्लासिफिकेशन कर देती है और फिर क्लासिफिकेशन करके उन्हें ये बताती है कि तुम अलग हो, तुम अच्छे हो वो बुरे हैं, तुम ऊंचे हो तुम नीच हो। तो जो हमने जाति में 2 पॉइंट्स ऐड किए थे, सांप्रदायिकता में भी अगर क्वेश्चन आता है आप उन्हीं को लिख करके आ जाइएगा और अपने 2 नंबर इंश्योर कर लीजिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं गरीबी पर कि गरीबी कैसे हिंसा को बढ़ावा देती है। देखिए, गरीबी में क्या होता है कि हम कुछ लोगों को मार्जिन पर धकेल देते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम तो अपने नहीं हैं, इनकी एक अलग दुनिया है, हम तो इस दुनिया में बाहरी लोग हैं, एलियंस की तरह हैं। इससे क्या होता है कि उनमें अलगाववाद आता है, उनमें फिर ये चीज आ जाती है कि हम अलग हैं, नीचे हैं। एक ड्रिफ्ट यहाँ भी पैदा हो जाता है, हमारी जो इनइक्वालिटीज हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, देखिए ये तो हो गया कि एक अंतर बीच में आ गया, ठीक, यहाँ तो हो गई साइकोलॉजिकल और मेंटल हिंसा गरीबों पर। लेकिन फिर क्या होता है कि गरीब जागरूक होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो मार्क्सिज्म की जो थियरी है वो फिर अप्लाई होती है कि फिर गरीब जागरूक हो जाता है, वो अपने संगठन बनाता है, मजदूर अपने संगठन बनाता है और फिर तलवार और हथियार और बंदूक लेकर निकल जाता है, एक ऐसी रिवॉल्यूशन करता है कि वो पूरा का पूरा तख्ता पलट कर देता है। अभी तक जहां वो घुट रहा था, मेंटल और साइकोलॉजिकल हिंसा का शिकार हो रहा था, अब वो फिजिकल हिंसा पे उतर आता है और शारीरिक चोट पहुंचाता है उन लोगों को जिसने उसे मेंटल चोट पहुंचाई है, मेंटल वायलेंस पहुंचाई है। फिर वो तख्ता पलट कर देता है और बन जाता है सत्ता वाला इंसान। तो आपने देखा कि गरीबी कैसे हिंसा को बढ़ाती है। चलिए, अब आ जाते हैं हिंसा और विज्ञापन, हिंसा और मीडिया। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। बीएड, एमएड और बीटीसी वीडियोस के नाम से हमने इसको पूरा इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां से इसको हमने पूरा बताया है अच्छे लंबे लेक्चर्स में। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उनका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए। क्या कोई इंसान अगर आके हमारे घर में या हमारे देश में उसने गन फायर कर दिया, किसी 1-2 इंसान की जान ले ली, तो क्या तुरंत हमें तलवार लेके निकल जाना चाहिए उसकी गर्दन काटने के लिए? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कैसे अगर किसी ने हिंसा की है या फिर शांति को भंग किया है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बनाया ही इसलिए गया था कि अब जो ये विश्व युद्ध जैसी चीजें हैं ये ना हो, शांति एस्टैब्लिश हो सके। उसमें ये अनुच्छेद आपको हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है। उसने ये कहा है कि जो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो अगर कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उनको अपने समाधान के लिए कुछ शांतिपूर्ण तरीके अपनाए जाने चाहिए। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे ये शांति और शिक्षा, ये सारी जो चीजें पूछी जा रही हैं वो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में और रेफरेंस में पूछी जा रही हैं। तो आप बताएंगे तो वो चीजें जो यूएनओ ने कही हैं, लेकिन नीचे आप एक एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दीजिएगा जो आपसे
कनेक्ट करता हो, आपके प्रोफेशन यानी टीचर से कनेक्ट करता हो और आपके स्कूल से निकाला गया एग्जाम्पल हो, उससे आपका आंसर जो है वो इम्प्रेसिव बनेगा और जो ये कॉन्टेंट्स है उनकी रेलेवेंस आप साबित कर देंगे। चलिए, सबसे पहला है मध्यस्थता। यूएनओ ये कहता है कि जैसे दो लोगों में लड़ाई हो गई, दो देशों में लड़ाई हो गई और वो आपस में बात ही नहीं करना चाहते हैं, कोई तैयार ही नहीं है, तो फिर एक तीसरा ऐसा इंसान यानी कि राज्य, स्टेट या देश आएगा जो उन दोनों का फ्रेंड है, एक ऐसा इंसान जिसकी वो दोनों लोग बात सुनेंगे और फिर मध्यस्थता करवा के और पीस बनवाई जाती है, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो स्कूल में भी ऐसा ही हो सकता है कि अगर दो बच्चों में लड़ाई हो गई है, या बच्चों में क्यों, अगर हमारे कलीग्स में ही लड़ाई हो गई है तो वो आपस में बात नहीं करना चाहते, तो एक ऐसा टीचर जो दोनों से बात करता हो उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक रास्ता हो सकता है विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का। फिर हो जाता है न्यायिक समझौता, जैसे कि एक इंटरनेशनल कोर्ट हमने बनाया हुआ है जो हेग में है और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का फैसला करता है। ऐसे ही स्कूल में हमें जो प्रिंसिपल हैं उनकी कमेटी एक बनानी चाहिए जिसमें वो हेड हों, और अगर ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं कि बच्चों में मारपीट हो गई है या कलीग्स में आपस में कुछ झगड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो फिर उसका जो डिसीजन है वो पूरा सबूतों को देखते हुए, लोगों से पूछताछ करते हुए फिर हेड टीचर को वहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने की। फिर है हमारा बातचीत। बिल्कुल, ये तो सबसे आसान तरीका है, आसान भी है और मुश्किल भी है कि अगर लड़ाई हो गई है तो फिर बात को बढ़ाते ना हुए आपस में बातचीत करके डिस्कशन करके उस चीज़ का निपटारा कर लेना चाहिए। जैसे अगर बच्चों में लड़ाई हो गई है तो टीचर को उन दोनों की बात करवाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है सुलह। अगर बच्चों में लड़ाई हो गई है या स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो फिर हमें सुलह करवानी चाहिए एज अ टीचर बच्चों के बीच में। फिर आ जाता है पूछताछ, इंक्वायरी। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई मसला आया है कि बच्चे स्कूल में, अमूमन देखा जाता है कई स्कूल्स के, मैं ये सुन भी चुकी हूँ कि बच्चे आ रहे हैं और गुटखा ला रहे हैं और खा रहे हैं, वो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं है स्कूल के लिए। या कुछ कभी सुनने में तो बड़ा इशू, ये आपको सीरियस लगेगा, आप कहेंगे कि शायद चीज़ों को एग्जैजरेट किया जा रहा है, बट ये एग्जैजरेशन नहीं है। कई बार देखा गया है कि स्कूल में हमें जब जा रहे हैं तो हमें कुछ बॉटल्स दिखाई दे रही हैं, शराब की खाली बॉटल्स, तो हमें किसी, ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट हमारी आंखों में खटक रहा है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है या फिर ऐसा कुछ हमारा उससे इशू है, तो हम उसको ब्लेम लगा दें या फिर यहाँ पे पर्सनली उस चीज़ का हम यूज़ करने की कोशिश करें, बल्कि हमें पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कहाँ से आया, कैसे आया, गुटखे का पैकेट है तो कौन लाया, कौन बच्चा इसको खाता है। बिल्कुल इसकी एक डिटेल में हमें इंक्वायरी करके ऐसी चीज़ों का, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं हम तनाव पर। इसमें दिया हुआ है सीधा, ये आपका देखिए, तनाव। हालांकि इसके पहले भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन वाला टॉपिक है, ये आगे हम आएंगे, स्लाइड शायद थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, तनाव प्रबंधन और अष्टांग योग। तो तनाव एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमें डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को टैकल करने में, वो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। और तनाव प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जो जरिया है, हमारा मीडियम है, वो योग है, जो पतंजलि के योग सूत्र से आया है। तो अष्टांग योग हम ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या इसके 8 स्टेप हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यम। हालांकि देखिए, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है, मैं डिस्कस भी कर दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, चीज़ें उतनी डिफिकल्ट हैं भी नहीं, लेकिन ये नाम भी अगर आप लिख देंगे, जैसे आप तनाव की डेफिनेशन दे दें, योग की आप हद से हद क्या करें, योग की डेफिनेशन दे दें कि योग क्या होता है, चीज़ों को सम अप करना होता है, वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, ठीक, लेकिन योग में वो चीज़ों को जब हम पूरा का पूरा जोड़ देते हैं अपनी सारी चित्त वृत्तियों को और फिर काम करते हैं तो वो योग होता है। फिर आप ये बोल दीजिए अष्टांग योग क्या है, कि इसमें योग में पूरे 8 स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद इनके 8 के नाम आप लिख देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इसके नाम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, आसन में शरीर के डिफरेंट टाइप के आसन होते हैं, फिर प्राणायाम है, अपनी सांस को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, फिर प्रत्याहार है और धारणा है, फिर आ जाता है हमारा ध्यान है, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना, और समाधि है, बिल्कुल शून्य की अवस्था आ जाती है जिसे कोई पहुंच पाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका लास्ट स्टेप हो जाता है। इनके केवल नाम से आपका काम चल जाएगा, ऐसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अष्टांग योग का जो ध्यान है उसका क्या मतलब है बताइए, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए,
अब बढ़ जाते हैं, इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था, भारत में शांति दर्शन और मूल्य। जी, तो भारत में जब हम शांति दर्शन और मूल्यों की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि उन्होंने शांति एस्टेब्लिश करने के लिए कितने कितने बलिदान दे दिए अपने वैल्यूज़ की और शांति की रक्षा करने के लिए। तो इसमें हम, अगर इससे क्वेश्चन आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो हम ये 4-6 एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल दे सकते हैं श्री राम, लॉर्ड श्री राम का, जिन्होंने उनकी जनता उनके साथ थी, वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन केवल पीस के लिए, फैमिली में पीस बनी रहे, जनता में, प्रजा में पीस बनी रहे, इसलिए उन्होंने राजगद्दी को छोड़ना ही उचित समझा और वनवास चुना 14 साल का। तो ये उन्होंने केवल और केवल परिवार और अपनी प्रजा की शांति के लिए किया, ये एग्जाम्पल हमें मिल जाता है। फिर अगर हम पांडवों की भी बात करें, गीता की बात करें, तो उसमें कुछ महाभारत में हमारे पर्व हैं जिसमें अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, अहिंसा का पक्ष लिया गया है, अहिंसा को प्रायोरिटी दी गई है, और उन्होंने भी अहिंसा के लिए ही अज्ञातवास जैसी चीज़ें चुनी थी, वनवास जैसी चीज़ें चुनी थी, पांडवास ने भी। फिर आ जाता है हमारा जो बुद्ध है, उनका जो बुद्धिज्म है, उनकी जो एक बड़ी फेमस स्टोरी भी है बचपन की, कि उन्होंने हंस को बचाया था और हंस फिर उनके पास आ गया था, देवदत्त वाली जो स्टोरी है, उसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर महावीर स्वामी, जैनिज्म में तो अहिंसा को बड़ा ही एक प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया है और निर्जीवों में भी प्राण है, ये बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें शांति ही एस्टैब्लिश करने के लिए कही गई हैं। फिर हमारा गांधी जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भारत का ये अहिंसा ऐसा एक मूल्य रहा है जिसने हमेशा से ही शांति दर्शन को बढ़ाया है और शांति दर्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानवाधिकार, शांति मूल्य, मानवाधिकार और लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में मानवाधिकारों की क्या जरूरत है, कैसे मानवाधिकार लोकतंत्र को जीवित रखते हैं, और मानवाधिकार है क्या। मानवाधिकार की डेफिनेशन आपसे सीधे सीधे पूछी जा सकती है, जिसमें आपको ये डेट जरूर से मेंशन करनी है कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जब उसने देखा कि युद्धों में कितने लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, कितने लोगों को चोट पहुंची है, हर तरीके की हिंसा हुई है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, जैसे भी, तो उन्होंने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं नवीन प्रयास में, शिक्षा के नवीन प्रयास में। एक बार फिर से देख लेते हैं। मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। राष्ट्रीयता, लिंग या रंग, धर्म, भाषा, किसी आधार पे भी ये अंतर नहीं करते और सबके लिए हैं, ये यूनिवर्सल अधिकार हैं। इनमें मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सारे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को, जिंदगी को जीने के लायक बनाते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे मानवाधिकार। लोकतंत्र हमें पता है लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें हम अपने आप अपनी सरकार चुनते हैं। अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र में हम सरकार तो इसलिए चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव तो इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे पक्ष में काम करेंगे, हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वहां जाकर अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, हम ही पर अत्याचार करने लगते हैं। तो फिर जरूरी हो जाता है कि हमारे पास रिटर्न में कुछ ऐसे अधिकार हों कि वहां जो तानाशाह जाके बैठ गया है वो चाहते हुए भी हमारे अधिकारों का हनन ना हो, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे। इसके लिए फिर अधिकार जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए, यानी कि तानाशाही से बचने के लिए, जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि जनता चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ, अगर चुना हुआ व्यक्ति उनके खिलाफ कार्य कर रहा है तो फिर जनता उनके खिलाफ अपना बचाव कर सके। तो लोकतंत्र में दिए गए, हालांकि देखिए मानवाधिकारों की अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे जो यूएनओ वाली है वो बहुत लंबी है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से बहुत सारे राइट मानवाधिकार हैं। तो अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि वो कौन से मानवाधिकार हैं जो यूएनओ ने बताए हैं, या वो कौन से मानवाधिकार हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड किए हैं, तो आप सीधे सीधे अपने फंडामेंटल राइट से उठा करके ये लाइफ का, देखिए जीवन का जो अधिकार है, इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, जैसे राइट टू प्रेस्टीज आ जाता है, राइट टू प्रेस्टीज है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ सर्विसेज है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है, बहुत सारे राइट इसमें आ जाते हैं। वो सारे राइट इसमें आ जाते हैं जिससे हमारी लाइफ को जीने लायक, क्वालिटेटिव बनाया जा सके। तो जीवन का अधिकार आप उसमें जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, इसका आर्टिकल 21 आ जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, इसका सीरियल नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19 है। ये बहुत 5-6 टाइप की स्वतंत्रताएं उसमें दी गई हैं। तो ये 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमारे पास स्वतंत्रता और समानता, समानता जो कि 14 से शुरू होता है, समानता का अधिकार आगे जाके, ठीक है, वो 18 तक चलता है, 14 से 18 तक चलता है। तो ये सारे अधिकार अगर आपसे मानवाधिकार पूछे जाएं, आप सीधे सीधे हमारे भाग 3 फंडामेंटल राइट से उठा के वहां पे लिख दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अब आ जाते हैं धार्मिक सहिष्णुता, अन्य
धार्मिक सहिष्णुता क्या है और राष्ट्रीय एकता क्या है, वैश्वीकरण और शांति का आपस में क्या रिश्ता है। तो धार्मिक सहिष्णुता होती क्या है? ये दूसरे धर्मों और मान्यताओं के बारे में सोचने और पालन करने की अनुमति देता है। यानी कि जब हमें टॉलरेंस आ जाती है, जब हम धार्मिक टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जो सामने वाला है वो कौन सा धर्म को फॉलो कर रहा है, नहीं, हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। हम बल्कि उसको पॉजिटिव वे में और ज़्यादा एनकरेज करते हैं धार्मिक सहिष्णुता को, धार्मिक जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको एनकरेज करते हैं, और यही धार्मिक सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस कहलाती है। तो पहले हम देखेंगे कि हम भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने की बात कहता है। तो ये जितने भी हमारे प्रावधान है, जैसे हम आर्टिकल अगर 14 भी ले लें जिसमें हम समानता की बात कर रहे हैं, आर्टिकल हम 19 ले लें जिसमें हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो सब धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है, क्योंकि उन सब में लिखा हुआ है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो हम धर्म या जाति, प्रजाति, रंग और जेंडर, इन सब पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ये वही कनेक्ट करता है सीधे जाके कि हम धार्मिक रूप से टॉलरेंट हैं। और अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो अगर हम अपनी प्रीएम्बल को ही देखें, प्रीएम्बल, हालांकि भारत हमेशा से सेक्युलर देश रहा है, लेकिन फिर इस बात को थोड़ा सा और तवज्जो देने की कोशिश की गई कि हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, तो इसका जो मेन ढांचा है हम इसको सेक्युलर का एक नाम दे दें, हम डेफिनेशन दे दें, हम कानूनी रूप से इसको मान्यता दे दें कि हम सेक्युलर हैं, और फिर वो शब्द बाद में जोड़े गए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो पहले तो किए थे जब हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट आया था, लेकिन बाद में भी हमने संशोधनों के थ्रू ये प्रावधान किया कि हम इसका जो सेक्युलर एक नेचर है उसको थोड़ा और इम्पोर्टेंस दें, उसको थोड़ा और हाईलाइट करें। तो आप प्रीएम्बल वाली बात ज़रूर लिख दीजिएगा, ये सेक्युलर वाली जो 42 अमेंडमेंट एक्ट में आया। दूसरा, आप ये 14, 19, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे आर्टिकल आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्लियरली कहता है कि हमारा संविधान सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण करने और प्रसार प्रचार करने का अधिकार देता है। तो ये तो सीधे वहीं से कनेक्ट है धार्मिक सहिष्णुता से। अब देख लेते हैं कि संविधान ने तो कह दिया, लेकिन लौकिक स्तर पर जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे लोग हैं, उस स्तर पर अगर हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। तो देखिए, धार्मिक सहिष्णुता के लौकिक प्रावधान क्या हैं। हमारे यहाँ अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म हैं, अलग जातियां हैं, अलग कल्चर्स हैं, अलग पहनावे हैं, कुइजीन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सब खुद को इंडियन कहते हैं। हम सब, जब बात आती है राष्ट्रीय एकता की, तो वहां पर सब हम आगे जाके खड़े होते हैं, स्वयं को भारतीय कहते हैं। और आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम्स हैं वो दिवाली पे जा रहे हैं, होली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने हिंदू फ्रेंड्स के यहाँ पे, हिंदूज जो हैं वो ईद पे आ रहे हैं शीर खाने के लिए और सेवैयाँ खाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, केवल देखिए, देश केवल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बनता, देश वहाँ के लोगों से भी बनता है। तो ये जो खूबसूरत सा हमारा कल्चर है वो पूरा का पूरा हमें बताता है कि हम कितने धार्मिक रूप से टॉलरेंट हैं। और इंडिया की इन्हीं खासियतों को पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी कहा जाता है कि हाँ, ये एक बहुत कलरफुल और एक्सेप्ट करने वाला देश है, इसीलिए ये कहा भी जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लोगों के लेवल पर, दोनों ही लेवल पर धार्मिक सहिष्णुता हमारे देश में देखने को मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं वैश्वीकरण और हिंसा। वैश्वीकरण की हम बात कर चुके हैं कि देश एक, हमारा जो पूरा पृथ्वी है उस पे जितने लोग हैं वो एक ही फैमिली के हैं, एक ही कुटुंब के हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। यही ग्लोबलाइजेशन की जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है, वैश्वीकरण के ढांचे में समाज के उस वर्ग को। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है उसने हिंसा को और इम्बैलेंस को कैसे बढ़ाया है, इनइक्वालिटीज को कैसे बढ़ाया है। फिर हम बात करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है उसको वो कैसे हेल्प करती है शांति को बढ़ाने में, कैसे उसने हेल्प किया भी है शांति को एस्टैब्लिश करने में, हिंसा को कम करने में। तो पहले हम देखेंगे, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेंगे कि इससे क्या क्या हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ने उनको ज़्यादा फायदा पहुंचाया है जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो डिप्राइव लोग थे, जो मार्जिनलाइज लोग थे, उनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है तो नुकसान हुआ है। जैसे कि जो जेंडर था, जो हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहा है, ग्लोबलाइजेशन ने उसको क्या किया है कि हमारा उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसको बढ़ाया है। अब हम देखेंगे कि ऐड हैं, परफ्यूम्स के हैं या क्लोजअप के हैं, उसमें वुमेन को एज अ प्रोडक्ट दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं फीमेल के लिए वो हिंसा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, जब हम बात तो कहते रहते हैं कि इंडिया में
में माहौल बहुत ख़राब है, बहुत अनसेफ है फीमेल के लिए, लेकिन एक बिग ब्रदर शो करके आता था जिसमें शिल्पा शेट्टी को वो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट ही कहा जाएगा एक पब्लिक प्लेस पे, वो सब हुआ था। तो वो क्या था कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुई, ग्लोबलाइजेशन के होने से क्या हुआ कि पूरी दुनिया पास में आई। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बिग बॉस चल रहा है उसमें भी जो बाहर के सेलिब्रिटीज हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो आके यहाँ पे रहते हैं बिग बॉस के घर में। ऐसे ही कुछ बिग ब्रदर भी इसी टाइप का शो था कि ग्लोबलाइजेशन के होने से वो आया और फिर शिल्पा शेट्टी वहां गई, वहां जाके उनका क्या हुआ, उनका हैरेसमेंट हो गया, उन पे वायलेंस हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन ने ही तो किया ये चीज। फिर आ जाता है हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें क्या होता है, कम बहुत इनकम होती है, बहुत सारे वहाँ श्रमिकों की ज़रूरत होती है, तो बहुत कम कम इनकम देके उनमें भी हम जो हमारी कंपनीज हैं वो भेदभाव करती हैं कि वैसे तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन में आ गए हैं, लेकिन वहाँ श्रमिकों के साथ हम देखते हैं कि भेदभाव पूरा होता है। तो फिर इससे क्या होता है, लोगों में एक कुंठा आती है, जो पीस है, चाहे वो इनर पीस हो या आउटर पीस हो, वो भंग हो जाती है और फिर हिंसा फैलती है, निगेटिविटी फैलती है। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हम शांति को एस्टैब्लिश करने की भी बात करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं पॉइंट्स में। 2 ही पॉइंट्स लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है युद्ध की स्थिति में पहुंच गए हैं तो फिर कुछ देश यहाँ चले जाते हैं एक पार्टी पे, कुछ दूसरी पार्टी पे जाके खड़े हो गए, पूरा एक बैलेंस हो गया। यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, इन लोगों ने कहा कि भाई शांत हो जाओ, कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने रिजॉल्व कर लो। यानी कि 2 देश हैं, लड़ रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में दूसरे लोग आके उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं, मैटर सुलझवाने की कोशिश करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का ही एक रिजल्ट है। फिर यूएनओ जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस दिशा में काम करती हैं। अब आ जाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ये आप एनवायरनमेंट में पूरा पढ़ते ही होंगे, साइंस में भी आप पढ़ते होंगे, सोशल साइंस में भी आप पढ़ते होंगे, फिर भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रोसेस एक ऐसी है कि डेवलपमेंट की प्रोसेस है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और पर्यावरण में किसी भी नुकसान के ना होते हुए वर्तमान और भविष्य दोनों की जो जीवन की क्वालिटी है वो बनाए रखना है। बिल्कुल, हम अपने लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, लेकिन हम विकास को ऐसे करने की बात करते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर आ जाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब तक हम उन पे पहुंचे, ऐसा ना हो कि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो ही खत्म हो जाए, इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बैलेंस्ड यूज कैसे किया जाए, इसलिए भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर्यावरण और सतत पोषणीय विकास, बिल्कुल, पर्यावरण को कैसे इफेक्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरण के लिए कैसे जरूरी है। तो पर्यावरण की सिक्योरिटी के लिए ये वाला डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें केवल फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर रिसोर्सेज बचाने हैं तभी हम बैलेंस्ड यूज की बात करेंगे, नहीं, हमें हर चीज में बैलेंस रखना पड़ेगा। फ्यूचर की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो हमने उसको यूज़ कर लिया। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारे पास है हम उसका बेस्ट यूज़ करें, हम उसके कम से कम यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्वायर कर पाएँ, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चीज़ों का सही यूज़ कैसे हो, उनका बेस्ट यूज़ कैसे हो, इसकी जो प्रोसेस है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। चलिए, आज का सेशन देखिए, हमने टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए या हमारे जो अभी किसी भी सेमेस्टर में बीटीसी ट्रेनीज हैं उनके लिए हमने पूरा इसको पेपर को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे किसी और पेपर पर बीटीसी के ही। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, पढ़ते रहिए, देखते रहिए बेसिक शाला।